तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ुमिंग ने यहाँ पे 900 साल पुराने एक डिमन का सामना किया था, जिसे हराने में उसकी आंखें बाहर आ गई थी। जिसके बाद ज़ुमिंग को ये पता चलता है कि भाई अब मिडिल मोनार्क लेवल पे पहुंच चुका है। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ुमिंग अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से कहता है कि तुम भी मिडिल मोनार्क लेवल पे पहुंच चुके हो, लेकिन तुम्हारी टेक्निक से सीखने के लिए मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिसके बाद ज़ुमिंग के मन के अंदर ख्याल आता है कि उसे यहाँ पे स्वॉर्ड फ्लाइंग का यूज करना चाहिए। जिसके बाद वो ड्रैगन स्वॉर्ड के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पे उसके ऊपर फ्लाई करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई करना काफी ज्यादा टफ था। इसके बाद अगला सीन 2 दिनों के बाद का होता है और हम लोग यूसो को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन पूरी कर चुकी थी और इन लोगों का यहाँ पे लैंप खत्म हो जाता है तो इन्हें वापस आना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुमिंग वहाँ पे नहा रहा था तो उसके फादर आते हैं और उसे बताते हैं कि लिचुआन कॉन्टिनेंट का यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, अब वो एक किंगडम बन चुका है। ज़ुमिंग आगे से पूछता है कि युनजी क्या वहाँ पे क्वीन बनी है, तो उसके फादर बताते हैं नहीं, कोई चैंग नाम का बंदा है जो जनरल था, उसे वहाँ पे किंग बना दिया गया है और युनजी वहाँ की ग्रैंड काउंसिलर बनी है। और फिर ज़ुमिंग को पक्का से पता था कि ये बिल्कुल सही फैसला है क्योंकि ग्रैंड काउंसिलर यहाँ तक कि किंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग ज़ुमिंग को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि उसे युनजी से बात करने का मौका कब मिलेगा। तो कुछ ही देर के अंदर एक दूसरी शिप से वहाँ पे युनजी आ जाती है, लेकिन ज़ुमिंग उसे पहचान नहीं पाता है। ये चारों बहनें एक जैसी ही हैं, इनके हेयर स्टाइल और इनकी आंखों से सिर्फ हमें पता चलता है कि ये कौन है। ज़ुमिंग की नजरों के अंदर ये एक बराबर ही है, घुटने का अंधा जो है। खैर ज़ुमिंग युनजी को नैन समझते हुए उसे बात ही कर रहा था और तभी उसकी नजर असली नैन के ऊपर पड़ जाती है। तब जाके ज़ुमिंग को समझ में आ जाता है कि उसके बगल में खड़ी हुई लड़की युनजी है और ज़ुमिंग खुद से ये कहता है कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ यार, खुद की ही बीवी को नहीं पहचान पाया। खैर युनजी ज़ुमिंग से कहती है कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे ना, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले नैन के साथ बात कर लेने दो। जिसके बाद हम लोग ज़ुमिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठे बैठे यही सोच रहा था कि नैन की लड़ाई सिर्फ युनजी के साथ है, जिंगहाओ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उनके साथ काफी अच्छे से बात करती है। उसी टाइम पे वहाँ पे फैंग आती है तो ज़ुमिंग उसे भी बता देता है सोल वोल के बारे में और अब उसे भी पता चल जाता है कि नैन की बॉडी के अंदर 2 सोल्स हैं। जिसके बाद वो यहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो युनजी से टकरा जाती है और माफी मांग के वहाँ से कट लेती है। ज़ुमिंग युनजी से पूछता है क्या तुमने उसके साथ लड़ाई करी, तो युनजी कहती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसी ही बातें होती है। इसके बाद युनजी ज़ुमिंग से कहती है कि तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे। ज़ुमिंग उसे कहता है क्या चाहिए भाई, तो युनजी ज़ुमिंग से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे जिंगहुआ और बाकी चीजों के बारे में पहले ही पता चल चुका होगा कि हम लोग 2 सोल हैं एक बॉडी के अंदर और जिंगहुआ के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और एडवर्सिटी के अंदर उसी के साथ ये सब कुछ हो गया था। इससे ज़ुमिंग को यकीन हो जाता है कि वो जिसके साथ सोया था वो युनजी नहीं थी, जिंगहुआ थी। और ज़ुमिंग इस बार अपने आप को क्लियर कर लेता है कि उसे प्यार सिर्फ युनजी के साथ में, बाकी जिंगहुआ का तेल लेने। ये भाई उसे इग्नोर ही कर देता है कि उसके साथ सोया था और ये उसी की बहन की बॉडी के अंदर है जिससे वो प्यार करता है। और ये युनजी से कहता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को कभी भी नहीं रिवील करूंगा। फिर उसके बाद ज़ुमिंग को पता चलता है कि युनजी की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है और अगले ही पल युनजी बेहोश हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम लोग युनजी को बेड के अंदर देखते हैं। वह भी मिस्टर को आगे से बताते हैं कि ये सोल ट्रॉमा है और इसे ठीक किया नहीं जा सकता है, जिससे युनजी ज्यादा देर तक जिएगी नहीं। ज़ुमिंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो मिस्टर को आगे से बताते हैं कि इसने अपनी सोल का यूज किया है पावर को एक्टिवेट करने के लिए और नैन आगे से बताती है कि इसने यहाँ पे सोल बर्निंग सेक्रीफाइस का इस्तेमाल किया है जिससे इसकी ताकत बढ़ जाती है और ये टेक्निक सिर्फ सेंजी के डिसेंडेंट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद नैन हमें यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसको उन लोगों ने अपनी मदर से इनहेरिटेड किया है, जिसके अंदर वो लोग अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके हेवन एंड अर्थ से डिवाइन पावर ले सकते हैं। और युनजी ने इस टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे रोए किंगडम को हराने के लिए किया है, इसलिए वो इतनी ज्यादा देर तक लगातार फाइट करते रही अपनी सोल को डैमेज करते हुए। ज़ुमिंग के सभी चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था कि उसने कंपटीशन के अंदर ज्यादा देर कर दी। तो मिस्टर को उससे कहते हैं भाड़ में जाओ, तो मेरी बात सुनो, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं। ज़ुमिंग पूछता है कि क्या चीज है वो, तो नैन आगे से बताती है कि उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें एक बार बताया था कि अगर वो लोग इस टेक्निक का यूज कर लेते हैं तो फिर उन लोगों को एशियंट डिवाइन लैम्प जेड को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो लोग अपनी सोल को दोबारा रिकवर कर सके, नहीं तो वो लोग 25 के होने से पहले ही मारे जाएंगे। अब ज़ुमिंग के मन के अंदर कीड़ा काटने लगता है कि वो ये जेड लैम्प को ढूंढेगा, तो नैन उसे बता देती है कि ये हलवा नहीं है। उन लोगों ने यहाँ पे कई सालों तक उसे ढूंढने की कोशिश की ताकि वो लोग अपनी मदर की जान बचा सके, लेकिन इसके बावजूद वो लोग नाकाम रहे। नैन ने तो यहाँ पे कई सारे फॉरबिडन प्लेसेस को भी ढूंढा, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को वो जेड लैम्प कहीं भी नहीं मिला। तो मिस्टर को आगे से बताते हैं मिलेगा भी कहाँ पे। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन लैम्प जेड असल में डिवाइन ड्रैगन सेक्ट क्या हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल संजय के खिलाफ किया गया था, जो कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन को मैनिपुलेट कर सकती थी। इसके बाद में डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ने उसे कई हिस्सों में तोड़ दिया और उसे अलग अलग सेक्ट्स के अंदर बांट दिया, जैसे कि पर्पल फॉरेस्ट सेक्ट, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट, एशियन ड्रैगन प्लेजर्स, डिवाइन मॉडल अकेडमी और ड्रैगन टेमर अकेडमी। और ऊपर से ये चीज उन लोगों के पावर ऑफ सिंबल की तरह है, इसलिए वो तो किसी को भी ये देने नहीं वाले हैं जब तक वो भूखे न मर रहे हो या फिर उनकी जिंदगी की बात ना हो। इसके बाद ज़ुमिंग
वहाँ से खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है मैं जाके अपने डैड से इस बारे में बात करता हूँ। जुमिंग ये वाली बात अपने फादर को बताते हैं तो फादर आगे से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उन लोगों के पास वो जेड लैंप होता तो उन लोगों ने पहले ही उसका इस्तेमाल रिसोर्सेज के लिए कर लिया होता और उसे सोने की तरह छुपा के न रखते। जुमिंग अपने फादर से पूछता है कि कहीं बाकी फोर्स के पास तो नहीं है। जुमिंग के फादर आगे से कहते हैं कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में ही है, बाकी उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद बाप बेटे दोनों निराश हो जाते हैं कि इनकी बीवी और बहू रानी मरने वाली है। लेकिन उसी टाइम में जुमिंग के फादर को एक बात याद आती है, जिसके बाद वो उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी मदर के सेक्टर क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पे पक्का वो जेड लैंप होगा। तो इसके बाद वो जुमिंग को बताते हैं कि जब उन दोनों की शादी तय हुई थी तब उन्हें उनके सेक्टर के अंदर एशियन टावर के अंदर जाने की इजाजत मिली थी और उन्होंने तब वहाँ पे एक जेड लैंप को देखा था। उन्हें तब तो उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक डिवाइन लैंप था। तो जुमिंग तुरंत अपनी मदर के सेक्टर जाने वाला था, लेकिन उसके फादर उसे रोक देते हैं ये कहते हुए कि वहाँ पे मर्दों को जाने की इजाजत नहीं है और वैसे भी तुम वहाँ पे उनके ट्रेजर को लेने के लिए जा रहे हो तो फिर तुम्हें पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। जुमिंग पूछता है कि आपके पास कोई आइडिया है क्या, और जुमिंग के फादर उसे कुछ खतरनाक ही प्लान बताते हैं। वो जुमिंग से कहते हैं कि तुम वुफेंग से यहाँ पे विजिटिंग कार्ड मान सकते हो और जब तुम शॉर्ट सेक्टर चले जाना तो जब कोई ना देख रहा हो तो लैंप चुपके से झोली में धर लेना। जुमिंग उसे कहता है कि साफ साफ कहिए ना कि चोरी करनी है। तो जुमिंग के फादर कहते हैं नहीं यार, तुम्हारी मदर उनके सेक्टर में से कमांडर्स में से एक है, तो तुम अपनी मदर से कोई चीज ले रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम चुरा रहे हो। जुमिंग आगे से कहता है कि मैं पकड़ा गया तो क्या करूंगा। तो जुमिंग के फादर कहते हैं कोई बात नहीं है, तो फिर उनसे ये कह देना कि मैंने तुम्हारे कान भरे थे, इसके बाद वो आके मुझसे बात कर सकती है और इसी बहाने मुझे भी मौका मिल जाएगा तुम्हारी मदर से दोबारा मिलने का। जुमिंग आगे से कहता है मुझे पता है कि आप बस अपनी हवस की आग बुझाना चाहते हैं, बाकी इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। जुमिंग के फादर उसे कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो यार, बाप बेटा दोनों जीत जाएंगे, विन विन सिचुएशन है और मैं भी अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ, इसमें कौन सी हवस वाली बात है। तो फिर जुमिंग को इसी प्लान के ऊपर काम करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग जुमिंग को याओ माउंटेन सेक्टर पे देखते हैं और मैंने तुम्हें पहले ही याओ और मियाओ के बारे में बता दिया तो कंफ्यूजन ना करना। कर इधर मियाओ शॉर्ट सेक्टर वाले याओ शॉर्ट सेक्टर के पास आए थे ये बात करते हुए कि आप लोगों का सेक्टर फाइटिंग के मामले में ज्यादा बेहतर और हमारा उड़ने के मामले में हम लोगों को एक दूसरे के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज करने चाहिए ताकि हम एक दूसरे की गहराइयों को अच्छे से जान सके। वुफेंग आगे से कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक और बंदा चलेगा जो हमारे सेक्टर की शान है, और साइड से जुमिंग बाहर निकलता है और इसी तरीके से इन लोगों की यहाँ पे डील हो जाती है कि अब से दोनों ही शॉर्ट सेक्टर एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए। और जुमिंग मियाओ शॉर्ट सेक्टर वालों को शुक्रिया कहता है उन्हें बुलाने के लिए, जिसके बाद जुमिंग वुफेंग से कहता है कि मैंने जब भी इनके सेक्टर के अंदर अकेले घुसने की कोशिश की है इन लोगों ने मुझे लात मार के भेज दिया है, लेकिन तुम्हारी बदौलत अब मैं शान से अंदर घुस सकता हूँ। इसके बाद हम लोग युन को देखते हैं जो कि वुफेंग से कहता है कि मेरे को भी चलना है। तो वुफेंग उससे कहता है जुमिंग से पूछो। तो ये जुमिंग के पास जाता है और उसको मार्शल अंकल कहते हुए कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। जुमिंग उसे कहता है ये गंदे हाथ दूर रख, मैं तेरे को नहीं ले चल रहा। तो ये जुमिंग के पैरों में ही लिपट जाता है और उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ लेके चलो। तो जुमिंग को मानना ही पड़ता है क्योंकि वो पैर ही नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद जुमिंग की नजर फेंग के ऊपर पड़ती है तो वो कहते हैं तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो वो फेंग आगे से कहता है कि मैं जरा अपना कुछ सामान वामान ले लूं, मैंने सुना है कि मियाओ शॉर्ट सेक्टर खूबसूरत लड़कियों से भरा, मेरा मतलब वहाँ पे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स है, तो मुझे वहाँ पे उनकी शॉर्ट मास्टरशिप सीखने का मौका मिल जाएगा। इससे इन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये एक दूसरे की गहराइयों को जानना और पावर स्टाइल को जानना ये सब कुछ बहाना था, असली काम तो बस वहाँ पे लड़कियां फंसाना था। खैर इसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो वापस आता है तो फिर हमें पता चलता है कि अब युनजी की सोल स्विच होकर जिंगहुआ पे आ गई है। वहीं जुमिंग को भी पता चल जाता है कि ये जिंगहुआ है, तो वो जिंगहुआ से माफी मांगता है उसे युनजी समझने के लिए और उसे बताता है कि कल वो लोग कैपिटल छोड़ के निकल जाएंगे और वो लोग यहाँ से कैरेज से निकलने वाले हैं ताकि युनजी को कोई दिक्कत ना हो। तो फिर जिंगहुआ जुमिंग को बताते हैं कि युनजी कुछ दिनों तक उठेगी नहीं क्योंकि उसे आराम की जरूरत है, इसलिए वो अगले कुछ दिनों तक जिंगहुआ से ही बात करेगा। जुमिंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम कमजोर दिख रही हो। तो जिंगहुआ शर्माते हुए जुमिंग से कहती है कि हम लोगों को नॉर्थ गेट से जाना चाहिए। जुमिंग को पहले ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो जिंगहुआ की बात इग्नोर नहीं करता और उसे कह देता है कि ठीक है हम लोग नॉर्थ गेट से ही जाएंगे। इसके बाद हम लोग जिंगहुआ और यूसा को देखते हैं जो एक साथ है। वहीं पे जुमिंग जैसे ही उन्हें देखता है तो फिर समझ में आ जाता है कि दूरी बना के रखनी चाहिए। वही जिंगहुआ जुमिंग से कहती है मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पे जेट लैंप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर हम लोगों को नॉर्थ गेट से चलना चाहिए। जुमिंग आगे से कहता है जिससे तुम्हारी मर्जी। वहीं यूसा जुमिंग से कहती है अगर जिंगहुआ अपनी एस्ट्रोलॉजी का यूज करे तो फिर हम लोगों को शायद जेट लैंप जल्दी मिल सकता है। जिससे जुमिंग को पता चल जाता है कि हाँ जिंगहुआ यहाँ पे उनकी मदद कर सकती है। उसी टाइम पे वहाँ पे फेंग आती है जो कि उन लोगों को बताती है कि वो शॉर्ट मियाओ सेक्टर वाले तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से हमें चलना चाहिए। इसके बाद हम लोग वेस्ट गेट को देखते हैं जहाँ से जुमिंग जाने वाला था। तो जिंगहुआ ने जानबूझ के मना किया था वेस्ट गेट से जाने के लिए क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट सेक्टर वाले थे जो जुमिंग का इंतजार कर रहे थे और इन लोगों ने फुल प्लान बना लिया था कि ये जुमिंग को यहाँ पे कुत्तों की तरह
मारेंगे, फिर चाहे जो भी हो जाए। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक जनरल आता है जो कि उन लोगों को बताता है, साले अकल के अंध हो, तुम लोगों को पता भी नहीं है कि वो लोग नॉर्थ गेट से निकल चुके हैं, हम लोग चाह के भी उन्हें नहीं पकड़ सकते क्योंकि उन्हें गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तो फिर ये लोग बौखला जाते हैं कि ज़ोमिंगो इनके प्लान के बारे में पता कैसे चला। इसके बाद हम लोग मियाओ सेक्ट और यहाँ पे ज़ोमिंगो देखते हैं जो कि आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे कि ज़ोमिंग ने नॉर्थ गेट को क्यों चुना, वो लोग वहाँ से उड़ के भी जा सकते थे। तो ज़ोमिंग आगे से जवाब देने ही वाला था कि उससे पहले ही वहाँ पे ज़ोमिंग के फादर की तरफ से कुछ असैसिन आ जाते हैं जो कि ज़ोमिंग को बता देते हैं कि फॉरेस्ट सेक्ट वाले उन लोगों के लिए वहाँ पे जाल बिछा के बैठे हुए थे और उनका प्लान ये था कि वो ज़ोमिंग को यूसन की कब्र के पास लेके जाएंगे और वहाँ पे मार देंगे। जिसके बाद वो ज़ोमिंग को मैप देता है कि कहाँ कहाँ पे वो लोग रुक सकते हैं और शेल्टर ले सकते हैं। इसमें मियाओ सेक्ट वाली लड़की ज़ोमिंग से कहती है कि तुमने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो लोग हमारे लिए रुके हुए हैं। तो फिर ज़ोमिंग जिंगहुआ की तरफ देख के कहता है कि हाँ शायद से। इसके बाद ज़ोमिंग जिंगहुआ से पूछता है कि तुमने ये प्रेडिक्ट कर लिया था ना, तो जिंगहुआ आगे से छुपाती नहीं है। ये कहते हुए कि उसे पता था कि ज़ोमिंग खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए उसने यहाँ पे नॉर्थ गेट को चुना। ज़ोमिंग उसे पूछता है कि तुम कितना प्रेडिक्ट कर सकती हो कि हमारी जर्नी फॉर्चुनेट होगी या फिर अनफॉर्चुनेट, एग्जाम्पल के लिए कि हम लोगों को वो जेड लैंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिंगहुआ आगे से बताती है कि वो प्रेडिक्ट कर सकती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, उसके लिए भी कॉस्ट होगी। ज़ोमिंग पूछता है कि उसे कैसे पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जिंगहुआ आगे से बताती है कि उसे सपने में सब कुछ दिखाई देता है लेकिन वो पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे कि जब वो सो के उठती है तो फिर उसे सपने के अंदर कुछ डिटेल्स पता चलती है जो असल जिंदगी के साथ मिल जाती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ज़ोमिंग कहता है एग्जाम्पल देके बताओ, और इसका सपना और रियलिटी दोनों अलग थे, इसका एग्जाम्पल सुनो। ये कहती है कि अगर हम लोग कुछ ऑर्डिनरी कर रहे हो, जैसे कि गिलास से पानी गिरना जब हम पीते हैं, या फिर एक चिड़िया का तुम्हारी आंखों के सामने आना, इसके बाद वो रुकी ही जाती है। घंटा का एग्जाम्पल साला। ज़ोमिंग उससे कहता है किस बारे में बात कर रहे हो भाई। तो जिंगहुआ आगे से कहते हैं कि वो लोग कुछ ऐसा फील करते हैं जो उनके साथ पहले हो चुका होता है, जैसे कि ज़ोमिंग ने उसे यूजे समझ लिया था जो उसके साथ पहले हो चुका था, और इसी तरीके की चीजें उसके सपने के साथ होती रहती हैं। जैसे कि अगर वो लोग वेस्ट गेट से जाते तो फिर उसे बहुत ही ज्यादा खून दिखाई देता या फिर कोई हर्ट हो जाता, और ऐसी ही चीजें उसके दिमाग के अंदर आया करती है। इसलिए यहाँ पे जिंगहुआ ने ज़ोमिंग को नॉर्थ गेट चुनने के लिए कहा था। इसके बाद ज़ोमिंग के दिल का कीड़ा काटने लगता है तो वो जिंगहुआ से पूछता है क्या तुम किसी की शादी प्रेडिक्ट कर सकती हो। तो जिंगहुआ आगे से बताती है कि बेशक कर सकती हूँ। इसके बाद ज़ोमिंग जिंगहुआ से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे फ्यूचर देख सकती हो तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि एवर सिटी के अंदर क्या होने वाला था, तो फिर तुम इसकी मदद से यहाँ पे अपने फेट को चेंज कर सकती थी। इस पे जिंगहुआ ज़ोमिंग से कहती है कि तुमने कभी सोचा है कि वो सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, यानी कि डंजन के अंदर जो कांड हुआ था वो ज़ोमिंग के साथ ही क्यों हुआ, कोई बुढ़ा भी तो हो सकता था। इसे ज़ोमिंग को समझ में आ जाता है कि जिंगहुआ ने पहले ही अपने फेट को चेंज कर लिया था। इसके बाद जिंगहुआ ज़ोमिंग को बताती है कि वो कोई भगवान नहीं है, वो अपनी किस्मत को नहीं बदल सकती है, वो सिर्फ छोटे मोटे चेंज ही कर सकती है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एकदम सेम ही होगा। यानी कि तुम्हारी कल गर्लफ्रेंड मर गई है, सॉरी टू से, और तुम्हारे पास जिंगहुआ की एबिलिटी है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मौत को थोड़ा सा और आरामदायक बना सकते हो, लेकिन मरेगी ही वो। इसे ज़ोमिंग को समझ में आ जाता है कि डंजन के अंदर अगर उसने युनजे के साथ कोई कांड किया ना होता फिर भी वो युनजे के साथ ही रहता, यानी कि इन दोनों का एक साथ आना किस्मत में ही लिखा हुआ था। खैर इसके बाद ज़ोमिंग कोई भी सवाल नहीं पूछता है और वहाँ से चला जाता है। तो जिंगहुआ उसे बताती है कि ये सभी बातें युनजे को नहीं पता है, सिर्फ उन दोनों को पता है। तो ज़ोमिंग उसे शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाता है। ज़ोमिंग बाहर आके यही सोचता है कि अगर वो युनजे के साथ डंजन में ना मिला होता तो फिर उसकी मेमोरी जो होने वाली थी वो और ज्यादा पेनफुल होती, यानी कि युनजे के साथ कुछ बड़ा हादसा हो सकता था या फिर गैंगबैंग या एनटीआर भी, लेकिन किस्मत से ज़ोमिंग डंजन के अंदर हो गया तो सब कुछ भला हो गया। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि ग्रास लैंड को पार करने वाले थे, वो भी पैदल, क्योंकि उड़ते हुए जाएंगे तो फिर इनके ऊपर मछलियों का झुंड हमला कर सकता है। इसके बाद हम लोग युन को देखते हैं जो कि यूसा को नैन समझ के उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूसा तो युन को जानती नहीं है, इसीलिए वो फुल इग्नोर करती है और उससे बिना बात करे ही वहाँ से चली जाती है। जैसे युन के तोते उड़ जाते हैं, बेचारा गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन मेरी ही तरह है, श्रापित। इसके बाद हम लोग नैन को देखते हैं जो कि जिंगहुआ के साथ बात करने के लिए जाती है। तो फिर जिंगहुआ की तबीयत खराब थी, दरअसल उसने फ्यूचर में कुछ खतरनाक चीजें देख ली थी और ये आगे से यूसा को बताती है कि उसने यहाँ पे खून की नदियां देखी हैं और कई सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए नैन अकेले ही इस चीज को चेक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी साइड से ज़ोमिंग आता है और उसे भी भनक लग जाती है कि जिंगहुआ ने कुछ तो देखा है, इसीलिए वो नैन के साथ ही जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे जिंगहुआ की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि ये एबिलिटी उसके लिए एक श्राप की तरह है, यानी कि उसे जो फ्यूचर दिखाई देता है वो उससे ही नहीं किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी की मौत का या फिर किसी के मरने का। और या तुम अपने सपनों में किसी को कुचलते हुए तो देखना नहीं चाहोगे अगर तुम साइको नहीं हो, इसलिए जिंगहुआ के लिए बार बार सपने देखना उसके लिए काफी ज्यादा सरदर्दी का काम रहता है। या था कि उसने कुछ दिनों तक तो सोना भी बंद कर दिया था ताकि उसे सपने ना आए। ज़ोमिंग आगे से कहता है यही है भैया एस्ट्रोलॉजर होने की कीमत। नैना आगे से कहती है कि यही वो चीजें हैं जो कि प्रेडिक्शन चेक करने की वजह से साइड इफेक्ट के रूप में आती है, इसलिए वो ज्यादातर टाइम
अनकॉन्शियस स्लीप के अंदर ही रहती है ताकि वो कुछ भी देखे वेखे ना। लेकिन अब ली यूनजी यहाँ पे घायल हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पे जिंगहुआ को अवेकन ही रहना पड़ेगा और उसे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ देखना ही पड़ेगा। पिपी नैन की बातों से जुमिंग को ये भी समझ में आ जाता है कि इसीलिए ली यूनजी ने जुमिंग से ये वादा लिया था कि वो जिंगहुआ का ख्याल रखेगा जब वो आसपास नहीं होगी। उसी टाइम में इन लोगों को सामने से कुछ दिखाई देता है, तो ये लोग उस जगह पे जाते हैं तो फिर इन्हें दिखाई देता है कि पत्थरों से एक तालाब गिरा हुआ था, वो भी खून का, और उसके अंदर इंसान ऐसे तैर रहे थे जैसे गंगा के अंदर कचरा तैरता है। और सबसे पहली बात, इनकी आंखें निकाल लगे थे और छाती पे गुदा हुआ था गुलाम। खैर इन्हें ज्यादा देर नहीं लगती है ये समझने में कि ये किसी ईवल ग्रुप का कमाल है। उन लोगों ने यहाँ पे सेक्रीफाइसर एल्डर बनाया है। जुमिंग आगे से बताता है कि हाल ही में यहाँ की आस-पास की सिटी के अंदर कॉन्कर किया गया है, तो फिर वहाँ के सभी लोगों को स्लेव बना लिया गया है और इस ईवल सेक्ट ने वहीं से स्लेव्स को खरीदा होगा और इनकी आंखें निकाल के इन्हें सेक्रीफाइसर की तरह इस्तेमाल किया है किसी ईवल डीमन के लिए। यूसा आगे से कहती है कि ये कुछ ऐसा था जो पहले ही हो चुका है, लेकिन जिंगहुआ ने इसे बाद में देखा है। उसी टाइम पे जुमिंग गुस्से कहता है कि उस तरफ देखो, तो हम लोग देखते हैं कि उस तालाब के अंदर से ब्लड लीच बाहर निकलती है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक ड्रैगन में बदल गई थी। ब्लड लीच का ये काम होता है कि वो इंसानों का खून पीती है जिंदा रहने के लिए, और उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे लोगों को सेक्रीफाइस किया है इसे सक्सेसफुली ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए। इसके बाद नैन वहाँ पे ड्राइंग करती है और वो ड्राइंग करके वहाँ पे बादल ले आती है और पानी बरसने लगता है, लेकिन यह पानी किसी ब्लीड से कम नहीं था जो डायरेक्ट उस लीच के अंदर घुस रहे थे। और बेजो में किंगजो को बाहर निकालता है और उसे कहता है जाओ और जाके उसे मार दो। तो वो लीच वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, तो किंगजो आगे से सैक्रेड ड्रैगन रेडियंस का इस्तेमाल करता है और इस लीच के ऊपर पूरी तरीके से अटैक करता है। बेसिकली ये आग की तरह ही अटैक था जो कि डायरेक्ट उस पूरे पाउंड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और बेसिकली ये आगे एक प्यूरिफाइंग फायर की तरह थी। वहीं पे जुमिंग आगे से कहता है कि जैसे ही ये जगह प्यूरिफाई हो जाएगी तो फिर इस जगह पे दूसरा कोई इवल क्रिएचर नहीं पनपेगा। और जुमिंग को ऐसा लगता है कि ये सब कर देने से जिंगहुआ के सर के ऊपर से बोझ कम हो जाएगा। जिसके बाद जुमिंग उस लीच को पकड़ता है और उसके अंदर से उसका कोर बाहर निकाल लेता है। जुमिंग आगे से कहता है कि ये किसी इवल क्रिएचर का सोल कोर है, तो फिर हम इसे ट्रांसफॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हमें इसे बेचना ही पड़ेगा। जिसके बाद जुमिंग वापस आता है और वो वुफेंग को ये सब चीजों के बारे में बताता है और उसे कहता है कि उसे हिल के ऊपर एक सैक्रिफाइस अल्टर मिला था जिसके अंदर लोगों की आंखें निकाल ली गई थी और उनके छाती पे गुदवा दिया गया था गुलाम, और उनका सैक्रिफाइस देख के वहाँ पे कुछ लीचों को पाला जा रहा था। वुफेंग आगे से बताता है कि उन्होंने सुना है कि यहाँ पे एक डीमन सिटी है जहाँ के लोग बेयर आइज गॉड यानी कि बिना आंखों के भगवान की पूजा करते हैं, और जो उनकी पूजा करते हैं वो लोग बेयर आइज यानी बिना आंख के सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और वो हर एक तरह के वायलेंस, पाप और बुरे काम के ऊपर यकीन रखते हैं। उनका मानना ये है कि दुनिया के अंदर जो भी चीजें हो रही है उन सभी चीजों का रीजन आंखें हैं, इसीलिए वो आंखें निकाल लेते हैं। लॉजिक बढ़िया है बाय द वे। ऑफ कोर्स ये सभी चीजें उन लोगों ने डिक्लेयर की है पब्लिक के अंदर, यहाँ तक कि वो कुछ लोगों को फोर्स भी करते हैं उनके सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए उनकी आंखें निकाल के। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इन सभी चीजों को झेल नहीं पाते हैं और उन लोगों को वो लोग यहाँ पे स्लेव बना लेते हैं, और उनके सेक्ट के पास कुछ इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक्स भी होती है जिससे वो लोग कुछ टाइम के अंदर ही अपने मेंबर्स को पावरफुल बना लेते हैं और डायरेक्ट या फिर उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से डायरेक्ट ड्रैगन टेमर के अंदर बदल देते हैं या फिर डिवाइन बॉटल के अंदर, लेकिन उसके भी एक भारी कीमत होती है। वो जुमिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो फिर हम लोग यहाँ पे टैबलेट सिटी का रास्ता ले सकते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ पे बेयर आइज सेक्ट की एक बहुत ही पावरफुल ब्रांच है। फिर जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो लोग इसके साथ नहीं निपटते हैं तो फिर जिंगहुआ को ऐसे सपने आते ही रहेंगे जो उसके लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। इसीलिए जुमिंग इस चीज के लिए मान जाता है कि वो लोग टैबलेट सिटी से होके ही गुजरेंगे। तो वो उससे कहते हैं कि मैं मियाओ सेक्ट वालों को बता देता हूँ ताकि वो हमारी मदद करने के लिए राजी हो जाए उस एवल सेक्ट को निपटाने के लिए। इसके बाद ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे वहाँ पे एक स्लेव कैंप पर जाता है, यानी कि तुम यहाँ पे स्लेव्स को खरीद बेच सकते हो, और उन लोगों की नजर जैसे ही जिंगहुआ के ऊपर पड़ती है तो वो उसे ली यूजी समझ लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारी मदद कर सकती है। तो फिर उन लोगों का जो लीडर था वो उन लोगों से कहता है कि हम लोगों ने वहाँ पे ली यूजी के प्लान को मना कर दिया था कि हम लोग एक स्टेट के अंदर आ जाते हैं, इससे वहाँ पे एक कंट्री बन जाएगी और वो लोग जीटी कॉन्टिनेंट का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने ली यूजी के ऑफर को मना कर दिया था जिसके बाद इनके स्टेट के ऊपर कब्जा कर लिया गया और इन्हें गुलाम बना लिया गया। स्टोरी तो यही बता रही है। खैर ये बूढ़ो अपने लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर ये अपने मेंबर्स को बचा सकता है तो ये इसके लिए ली यूजी से भीख मांगने को भी राजी है, जिसके बाद ये ली यूजी से मदद के लिए गुहार लगाता है। जिंगहुआ जुमिंग से पूछती है कि ये कौन लोग है, तो जुमिंग उस कैंप के लीडर से पूछता है कि इन्हें कहाँ से लेके आए हो, तो वो लीडर आगे से बताता है कि ये लोग लीचुआन कॉन्टिनेंट से है जिनको हम लोग लिंक क्लैन से लेके आए हैं जो क्लाउड सिटी के अंदर है। हर एक बंदे के लिए यहाँ पे 1 लाख गोल्ड कॉइन लगेंगे। लिंक क्लैन वही क्लैन था जहाँ पे ली यूजी की शादी जबरदस्ती की जा रही थी क्यूबिन के तौर पे। तो जुमिंग बेशक इन्हें आजाद नहीं करना चाहता है और वो जिंगहुआ से भी कहता है कि इन्हें फुल इग्नोर करो, लेकिन यूसा आगे बढ़ती है जो कि इन्हें खरीदना चाहती थी। उसको देख के जुमिंग हैरान हो जाता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, साले कंपटीशन के अंदर लेके जाएगा तो
पैसा आएगा ही ना। इसके बाद वो इन सभी लोगों को खरीद लेती है, लेकिन वो स्लेव कैंप के लीडर से कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ की डिलीवरी अच्छी नहीं है, अगर इनमें से किसी भी बंदे के हाथ पैर टूटे या फिर कोई बुरी हालत में वहाँ पे पहुंचा तो फिर मैं तुम्हारे पूरे कैंप के धज्जियां उड़ा दूंगी। जिसपे ये लीडर आगे से कहता है कि हम लोग डिलीवरी के मामले में जेप्टो से भी आगे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसके बाद ये सभी लोग लियूजे को शुक्रिया कहते हैं इनकी जान बचाने के लिए। और ज़ुमिंग उनमें से एक बंदे से पूछता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ से भाग निकला था सिटी से बाहर जाने के लिए, लेकिन वो लोग पकड़े गए और मारे गए और उनकी आंखें बाहर निकाली गई। इस पे अगला बंदा बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि उनकी आंखें निकाली गई या नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ से भागने की कोशिश किए थे और उन्हें पकड़ के मार दिया गया। वो लोग शायद से वुल्फ टूथ कैंप से बिलोंग करते हैं, अगर वो लोग भागते नहीं तब भी मारे जाते हैं। और वो ज़ुमिंग से कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी कुछ ज्यादा जानना है तो फिर तुम टैबलेट सिटी की बैक पे जा सकते हो, वहाँ पे कई सारे गार्ड्स जाते हैं, तुम्हें रात में जाना चाहिए। जिसके बाद ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और जब ज़ुमिंग बैक पे जाता है तो फिर उसे बाहर से बहुत ही घनी खून की बदबू आने लगती है। जिसके बाद जब वो आगे जाता है तो फिर उन लोगों को यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है और जब ये दोनों उस पत्थर से झांक के पीछे देखते हैं तो फिर इन्हें दिखाई देता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खून का तालाब है जिसके अंदर कई सारे लीचे हैं और साथ ही में कुछ लोग भी खड़े हैं। उस तालाब के अंदर कुछ लोग जिंदा आदमी थे जिनको लीचे खा रही थी और ये चिल्लाते हुए कह रहे थे बचाओ। वह ज़ुमिंग यूसा को बताता है कि ये पहले ही मोनार्क लेवल पे जा चुके हैं और यहाँ पे वैसे भी कई सारे लीचेस हैं और ऊपर से यहाँ पे कई सारे सेक्टर मेंबर्स भी हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ से खिसक लेना चाहिए। इसके बाद ये तुरंत वहाँ से खिसक भी लेते हैं और एक होटल के अंदर आ जाते हैं। वह जिंगुआ यूसा से पूछती है कि तुमने वहाँ पे क्या देखा, तो यूसा आगे से उन सभी चीजों के बारे में बताती है जो उसने ऊपर हिल के ऊपर देखा था और जिंगुआ आगे से कहती है कि उसने इसी बारे में सपना भी देखा था। इसके बाद यूसा ये भी बताती है कि वहाँ पे कई सारे लोग भी थे जो कि उस जगह को चेक कर रहे थे, शायद से वो लोग BRI सेक्ट के मेंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को इस लड़की का जाके नाम बताया जाता है जो कि होता है बाइकियान और ये डायरेक्ट कहती है चलो चल के हम लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ज़ुमिंग पूछता है लेकिन तुम कौन हो, मैंने तुम्हें अभी ही देखा है। तो साइड से वो लड़की बताती है कि ये हमारी साथी है जिसका नाम बाइकियान है, ये हमसे अभी ही कुछ टाइम पहले मिली है जब हम लोग साउथ माउंटेन से जा रहे थे। वो फिर आगे से बताता है कि वो लोग बहुत ज्यादा चालाक है, उन लोगों ने ऐसे लोगों को मारा है जो स्लेव है और ऊपर से यहाँ पे कोई स्लेव्स के लिए कोई रीजन या फिर लॉ भी नहीं होता है, इसलिए हम उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं किसी रीजन की वजह से। अब उसी टाइम पे वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसका नाम कियान युवान था और वह लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग डायरेक्ट कोई एक्शन लेना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। जिसपे ये सभी लोग उस लड़की की तरफ हैरानी से देखते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो भाई। तो किन युवान आगे बढ़ती है और वो ज़ुमिंग को बताती है कि तुम लोगों को ये BRI सेक्ट वाला मैटर थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डालना होगा क्योंकि उससे पहले और भी ज्यादा जरूरी चीज आई है। ज़ुमिंग पूछता है कि क्या बवाल हुआ है। तो फिर किन युवान ज़ुमिंग को बताती है कि प्रिंस एंग और ज़ोइंग ने यहाँ पे एक ग्रुप को असेंबल किया है जो कि मशीनरीज है जिनको लिंड हाउ कर रहा है और वो लोग यहाँ पे ज़ुमिंग के हर एक इलाके के बारे में पता लगा रहे हैं और उनका मकसद ज़ुमिंग को किडनैप करके पेइस स्टेट को अपने अंडर लेना है। ज़ुमिंग हम लोगों को बताता है कि पेइस स्टेट उसके फादर ने यहाँ पे कई सारे आर्मर और लोगों को वहाँ पे ट्रेन किया है और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी बड़े सेक्ट के अंदर घुस के उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। बोले तो पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉयड। इसलिए ज़ुमिंग को यही लगता है कि प्रिंस एंग उसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहता है ताकि वो ब्लैक आर्मर ट्रूप के ऊपर कब्जा कर सके। ज़ुमिंग किन युवान से कहता है कि हाउकेलैंड यहाँ पे सिर्फ बलि का बकरा है, उन मर्सनेरीज के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी, अगर वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो सारा ब्लेम हाउकेलैंड के ऊपर ही आएगा। प्रिंस एंग और ज़ोइंग को कुछ भी नहीं होगा, वो हमेशा की तरह इससे बच निकलेंगे। किन युवान ज़ुमिंग से कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सभी मर्सनेरीज आज रात ही मारे जाएंगे। उसी टाइम पे ज़ुमिंग किन युवान से पूछता है लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि आज हम यहीं पे होंगे। जिसपे किन युवान बताती है कि उसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन किसी हाउसकीपर से मिली जो रॉयल फैमिली के अंदर काम किया करती है और उसको ये इन्फॉर्मेशन मियाओ सॉर्ड सेक्ट वालों से पता चली। इस पे जिन लोगों की गलती थी वो ज़ुमिंग से माफी मांगते हैं, ये कहते हुए कि उन लोगों ने गलती कर दी हाउसकीपर के सामने ये सभी बातें करके। ज़ुमिंग उन लोगों से ज्यादा कुछ कहता नहीं है और वो किन युवान से कहता है जाओ और जाके ये इन्फॉर्मेशन बाहर फैला दो कि हम लोग टैबलेट सिटी की पीछे वाले जगह पे जा रहे हैं। जिससे किन युवान को समझ में आ जाता है कि ज़ुमिंग वहाँ पे मर्सनेरीज और इवल सेक्टर मेंबर्स को आपस में भिड़वा के एक दूसरे को मरवाना चाहता है। किन युवान ये ऑर्डर लेके वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। वह पे फैंग ज़ुमिंग से पूछती है कि हमने ये लड़की पहले कभी भी नहीं देखी, तो ज़ुमिंग आगे से कहता है मैंने भी नहीं देखी है। जिससे इन दोनों को ही समझ में आ जाता है कि ये पूरे टाइम से प्रोटेक्ट होते हुए आए हैं। तो ज़ुमिंग फैंग से कहता है कि जैसे ही हम लोग किंगडम से बाहर निकलेंगे तो वो लोग हमें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगला सीन सीधा एक्शन के पड़ाव का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नई बैच के स्लेव यहाँ पे आ चुके थे जिनकी आंखें निकाली जा रही थी और ज़ुमिंग भी उनके छुप के अंदर आ गया था। फिर हम लोग BRI सेक्टर के मास्टर को देखते हैं जो कि हाथों में चाकू लेके किसी बंदे की आंखें निकाल रहा था और इस टाइम पे ये बंदा स्किल्ड हो चुका था, एक चाकू मार के ये एक आंख बाहर निकाल लेता था और आंखें निकालने के बाद उस बंदे से कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हारा डर कुछ ही देर में चला जाएगा, हमारे हिस्सेदार बन
बन जाओ। एक बंदा उससे पूछता है मास्टर मदद चाहिए क्या, तो ये बंदा आगे से कहता है कि नहीं, उसे ये सब कुछ करने में मजा आता है। वो पहले एक नॉर्मल सा वेटर हुआ करता था और उसने गलती से एक गेस्ट के पैर का घुटना मोड़ दिया था, तो उसके सिर्फ खून बहने लगा, लेकिन उसके आदमियों ने इस मास्टर की आंखें निकाल ली। जिसके बाद से ही इसे आदत पड़ गई कि इसे दूसरे लोगों की भी आंखें निकालनी चाहिए, और धीरे धीरे करके ये इस मामले में स्किल्ड हो गया। ज़ोमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम इन्हें मार भी सकते हो, इनकी आंखें निकालने का क्या ही फायदा है जब ये पूरी तरीके से जिंदा है। तुम एक तरीके की साइकोपाथ ही हो, क्या इनके मरने के बाद तुम इनकी आंखें नहीं निकाल सकते? जिसपे ये आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर इनकी आंखें नहीं निकालेंगे तो फिर इन्हें मरने के बाद BRI सेक्ट के एसेंस कहाँ से मिलेंगे? बिना आंखों के इन्हें कोई डर महसूस नहीं होगा, कोई डर महसूस नहीं होगा, ये फियरलेस हो जाएंगे। इसके बाद ही तो असली गॉड को देख पाएंगे ये। ज़ोमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम स्किल्ड नहीं हो आंखें निकालने के मामले में, और ऊपर से ये लोग तुम्हारे BRI गॉड को पूजना भी नहीं चाहते हैं, और उसके अलावा तुम्हारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी आंखें अभी तक उनके पास क्यों है? क्या वो लोग इस सेक्रेट रिचुअल को करने के लिए क्वालिफाई नहीं है? इसके बाद ज़ोमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपनी आंखें निकालो ना, जिसके बाद मैं भी निकाल लूंगा, फिर हम सभी एक साथ मिलके BRI गॉड को पूजा करेंगे। तो फिर इनका मास्टर ज़ोमिंग की तरफ आगे बढ़ा था, ये कहते हुए कि मैं ही यहाँ पे सिर्फ रिचुअल करता हूँ। उसी टाइम पे वो लोग उसे रोकते हैं और उसे बताते हैं कि प्रॉब्लम हो गई है, कई सारे पावरफुल आदमियों ने उनके टैबलेट को चारों तरफ से घेर लिया है। लोगों का मास्टर उसे पूछता है कि वो लोग कौन है, तो ज़ोमिंग आगे से कहता है कि मैं जानता हूँ। तो ये मास्टर ज़ोमिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि उसी टाइम पे ज़ोमिंग अपना चोला छोड़ता है और आगे से कहता है कि उसका नाम जाओ यिंग है, जो कि रॉयल फैमिली का यंग लॉर्ड है, और वो यहाँ पे उन लोगों को सबक सिखाने के लिए आया है। उसी टाइम पे हम लोग वुफेंग को देखते हैं, जो कि साइड से चिल्ला देता है कि ज़ोमिंग की रक्षा करो। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउस सेक्ट के साथ साथ जो भी मशीनरी आए हुए थे उन्हें भी पता चल जाता है कि ज़ोमिंग वहीं पे है, तो वो सभी जाते हैं ज़ोमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए, और वुफेंग वहाँ से खिसक लेता है क्योंकि अब सारा खेल शुरू होने वाला था। ये मशीनरी जैसे ही ज़ोमिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो फिर तालाब के अंदर से एक लीच बाहर निकलती है, जो कि उस बंदे को एक झटके के अंदर पूरा ही निगल जाती है, जिससे इन सभी मशीनरीज की आंखें बाहर आ जाती है। और ऊपर से ये मास्टर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बस छोटे मोटे मॉर्टल्स हो, मॉर्टल्स जो हमारे BRI सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, दिखाओ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। इसके बाद जादू टोना करता है और तालाब के अंदर से कई सारी लीचेस को बाहर निकालता है, जो आपस में जुड़ के ब्लड लीच ड्रैगन के अंदर बदल जाती है। वहीं पे एक मशीनरी आगे से कहता है कि तुमने यहाँ पे केवल ड्रैगन को पाल रखा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ज़ूक्लैंड यहाँ पे इस हद तक जा सकता है। जिसपे ये बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है कौन सा ज़ूक्लैंड बे साला, इधर हम लोग यहाँ पे BRI सेक्ट की पूजा पाठ कर रहे हैं और तुम आगे बता रहे हो कि इन सभी का क्रेडिट ज़ूक्लैंड के अंदर जाएगा। और वो इन लोगों से कहता है कि तुम भी यहाँ पे ऑफरिंग के लिए ही आए हो, एक ऐसे बंदे को खाना जो कल्टीवेट करता हो वो 1000 ऑर्डिनरी लोगों के खाने के बराबर है, और मुझे तो तुम्हारे यंग लॉर्ड को शुक्रिया कहना चाहिए कि वो यहाँ पे मेरे लिए इतना ज्यादा डिलीशियस ड्रैगन फूड लेके आया है। वह ज़ोमिंग इन लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम लोगों को यहाँ पे शिकार बना लिया जाए। तो ये लोग कहते हैं कि वो लोग भाग ही नहीं सकते हैं, हाउ यूजलेस दे आर। तो ज़ोमिंग आगे से क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है और क्रोकोडाइल सीधा जाके उस लीच ड्रैगन के साथ भिड़ने लगता है। उसी टाइम पे उस लीच ड्रैगन का मास्टर ज़ोमिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके ऊपर हमला करो जाके। तो लीच मास्टर ज़ोमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ज़ोमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो अंधा है, साले इसे पता कैसे चला कि मैं इस तरफ खड़ा हूँ। इसके बाद ज़ोमिंग वहाँ पे ड्रैगन शॉट को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ। इसके बाद ज़ोमिंग ड्रैगन शॉट का यूज करते हुए उस लीच ड्रैगन के हाथ के ऊपर अटैक करता है और उसके एक हाथ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ज़ोमिंग कोई अगला अटैक करने ही वाला था, उसी टाइम में मिस्टर हाउ बाहर निकलते हैं, जो कि ज़ोमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ज़ोमिंग को इसी मौके की तलाश थी और वो मिस्टर हाउ से कहता है कि सही टाइमिंग है, जल्दी से आगे बढ़िए और इस इविल ड्रैगन को हरा दीजिए और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जिससे उस लीच ड्रैगन के मास्टर को ऐसा लगता है कि मिस्टर हाउ ज़ोमिंग के साथ में ही है। तो वो ज़ोमिंग से कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे आदमी को मारूंगा, इसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी हड्डियों को खींच निकालूंगा। मिस्टर हाउ कहने की कोशिश करते हैं कि मैं उसका कोई चेला वेला नहीं हूँ, लेकिन तब तक वो बंदा अपना काला जादू शुरू कर देता है और उस तालाब के अंदर से बवंडर निकलते हैं और वो उन लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तालाब के अंदर जो भी ब्लड था और साथ ही में वो लीच ड्रैगन भी सब एक साथ मिल जाते हैं और वहाँ पे इविल आईलेस ड्रैगन बन जाते हैं, जो कि मोनार्क लेवल की हाईएस्ट लेवल पे था। और फिर मिस्टर हाउ जैसे इस बला को देखते हैं तो वो जल्दी से रिट्रीट कर लेते हैं, लेकिन ये बंदा आगे से हाथ खोल के कहता है कि मेरे डिसाइपल्स आगे बढ़ो और अपना मुंह खोल के जितने चाहिए उतने लोग खा लो। तो फिर ये लीच आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मशीनरीज के ऊपर हमला करके उन्हें खाने पीने लगते हैं। वह ज़ोमिंग उन लीचेस के ऊपर लात मार के कहता है
दुरट घटिया चीज, मैं तेरा कोई भी लीवर नहीं है। खैर ये लीचेस अपने ही दल की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये लीचेस जिस किसी भी डिवोटी की बॉडी के अंदर घुसते हैं तो उनकी बॉडी भाई फूल के बॉडी बिल्डर बन जाती है, जैसे कि क्रिएटिन पील के आए हो। एक मर्सनरी उसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी से लीचेस बाहर निकलती है जो उसकी शॉट को ही रोक लेती है। तो ये साला शॉट खींचता है, ये नहीं कि छोड़ के भागे। खैर अब मरना ही है तो क्या कर सकते हैं। वो डिवोटी आगे बढ़ता है जिसके बाद इसके सर को पकड़ता है और उखाड़ के ही फेंक देता है। तो फिर उन सभी मशीनरीज की फटी और ये सब अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। और जोमिंग भी वहां से खिसकते हुए कहता है कि ये इविल थिंग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, साला बॉडी के अंदर घुसने के बाद क्रिएटिन का काम कर रही है। फिर इसके बाद जोमिंग जब अपनी नजर उठा के देखता है तो फिर उसे सफेद चीज दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं मिस बाई थी, जो अटैक करने के लिए फ्लाइंग शॉट और शॉट फ्लैश का इस्तेमाल करती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी सा कुछ तो आता है साला जो शिव शिव करके इनकी बॉडी के अंदर घुसता है और इनकी बॉडी को अंदर से ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। जोमिंग भी इस टेक्निक को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रैगन शॉट का इस्तेमाल करूँ तो फिर शायद से मैं इस टेक्निक की नकल कर सकता हूँ। जोमिंग ड्रैगन शॉट से पूछता है कि ट्राई किया जाए तो ड्रैगन शॉट आगे से हाँ कहती है, जिसके बाद जोमिंग यहाँ पे फ्लाइंग शॉट और शॉट फ्लैश इस्तेमाल करता है। तो ये एक तरीके से शॉट अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जो आगे जाती है तो धमाकों के अंदर बदल जाती है और जोमिंग मिस बाई से ज्यादा बेहतर करता है। फिर इसके बाद ड्रैगन शॉट भी आगे बढ़ती है और वो एक दो लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें भी लपेट लेती है। और मिस बाई जोमिंग की तरफ देख के अपने मन के अंदर सोचती है कि साले ने एक बार सिर्फ देख के आंखें बंद करके नकल कर ली। इसके बाद वो जोमिंग को थोड़ी सी टिप्स भी देती है ताकि वो इस टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर कर सके। जिसके बाद मिस बाई आगे से एक और शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करती है जिसका नाम था शॉट डाइव फर्स्ट। तो हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक शॉट सीधा जाके उस पत्थर के ऊपर गिरती है और वहां से गायब हो जाती है। जोमिंग आगे से कहता है कि शॉट कहाँ गई। तो फिर मिस बाई आगे वाला मंत्र पढ़ती है कि शॉट आजाद हो और इस तरीके से बरस हो जैसे कि लाइटनिंग आसमान से बरसती है। तो फिर शॉट दोबारा प्रकट हो जाती है जिसके बाद वो डायरेक्ट उस इविल आइलेस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है जो उसके पीठ के अंदर जाके धड़ाम से फूटता है। जोमिंग इस चीज को देखता है जिसके बाद वो भी इसी तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करता है। तो फिर ड्रैगन शॉट भी वहां से गायब हो जाती है और वो सीधा जाके इविल ड्रैगन की मुंडी के अंदर घुसती है और उसके मुंडे को काट देती है। तो मिस बाई को यकीन हो जाता है कि जोमिंग सच में बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। इस साले ने बस एक बार देख के ही हमारे शॉट टेक्निक्स को सीख लिया। और इसके बाद इविल ड्रैगन दोबारा रिकवर हो जाता है जादू से जो बना है। इसके बाद जोमिंग बाई से कहता है कि हम लोगों को एक साथ काम करके इसे निपटना पड़ेगा, नहीं तो ये और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिसके लिए बाई मान जाती है। जिसके बाद जोमिंग वहाँ पे बाइकी को बाहर निकालता है। तो बाइकी बाहर निकलते ही उस इविल ड्रैगन के ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक करने लगती है तो वो आधा आधा जमने लगता है। और इतना काफी नहीं तो बाइकी वहाँ पे सीधा आइस स्टॉर्म ही निकाल लेती है जो बवंडर की तरह इविल ड्रैगन को अपने अंदर ही घसीट लेता है जिससे वो अंदर चला जाता है। और जोमिंग इसी मौके का फायदा उठा के ड्रैगन शॉट से उसके ऊपर अटैक करता है और दोबारा उसकी मुंडी उड़ा देता है जिससे इस अंधे को दर्द होने लगता है। जिसके बाद इविल ड्रैगन दोबारा खुद को रिकवर करने की कोशिश करने लगता है उस तालाब के अंदर जो खून भरा था उसका यूज करते हुए। इसलिए जोमिंग बाइकी से कहता है कि उसे ही जमा दो। तो बाइकी उड़ते हुए जाता है और उस पूरे ब्लड पाउंड को ही बर्फ के अंदर बदलने लगता है। तो ये अंधा दोबारा खड़ा हो जाता है और आगे से चीखते हुए कहता है कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। इसके बाद ये बर्फ को तोड़ता है और इसका ड्रैगन दोबारा वहाँ पे रिकवर हो जाता है। इसके बाद इसकी लीची दोबारा जाग उठती है और इसके डिवोटी की तरफ आगे बढ़ती है और उन्हें सीधा ही निकल जाती है। और अगले ही पल इसके डिवोटी आगे से ज़ॉम्बी या फिर गोल के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसके बाद भाई अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस इविल ड्रैगन के टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है जिससे वो इविल ड्रैगन वहाँ पे कट के बिखर जाता है। और उसी टाइम पे इविल ड्रैगन का सर जोमिंग के साथ बिजी था। इसके बाद जोमिंग शॉट स्पिरिट रेन करके एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कई सारी शॉट पानी की तरह उस इविल ड्रैगन के ऊपर बरसती है और उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है। वहीं पे ये अंधा अपने मन के अंदर सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा ड्रैगन जो मोनार्क के लेवल पे इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा हो। जिसके बाद ये बेचारा सोच ही रहा था कि अभी भी यहाँ पे जीतने की उम्मीद है, तभी कोई मशीनरी इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है और उसकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है। और ये उन सभी मशीनरीज का हेड था जो कि इसकी मुंडी काटने के बाद कहता है कि पागल सन की कहीं का। वुफेंग उस बंदे से कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से हो? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि तुम्हारे जैसा राइटियस स्वॉर्ड्समैन किसी अथॉरिटी का पालतू कुत्ता बन के घूमे। वहीं पे इस बंदे को पता ही नहीं चला था कि वुफेंग कब इसके पीछे आ गया और उसे समझ में आ जाता है कि ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। इसके बाद ये वुफेंग से कहता है कि वो यहाँ पे जोमिंग को मारने के लिए आया है और उसे एक और बंदे को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं है और आज उसकी जिंदगी उसकी शॉट की नोकियों पर लिख दी गई है। वुफेंग उससे कहता है काफी अच्छी लाइन थी, ऐसा लगता है कि तुम सेल शॉट सेक्ट से हो, तुम्हारा सेक्ट मेरे सेक्ट के बराबर का हुआ करता था। पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक से डिक्लाइन होके इतने बुरे हालातों में कैसे आ गया कि तुम किसी के लिए भी गले का कुत्ता बनने को राजी हो। जिसके बाद वुफेंग वहाँ पे अपनी टेक्निक इस्तेमाल करता है और वो सबसे पहले अपनी शॉट के कमान को बाहर निकाल के जिसको स्कैबर्ड कहते हैं वो ऊपर हवा में फेंक देता है। वो बंदा हैरान हो जाता है कि इसका क्या मतलब है भाई, कहीं ये मेरी आंखें भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन
लेकिन कमाल की चीज यहाँ पे वुफेंग की स्पीड थी, क्योंकि वो पलक झपकते ही या फिर उससे भी तेज उस बंदे की पीठ के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। उस बंदे को ऐसा लगता है कि वुफेंग ने ये जानबूझ के किया है ताकि वो इस अटैक को डॉज न कर सके, लेकिन वो बंदा इससे ज्यादा फुर्तीला था और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के वुफेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और वुफेंग को यही चीज चाहिए थी। और मुझे यहाँ पे भाई कुछ भी समझ में नहीं आया, बस तुम एक्सप्लेन होते हुए देखो। वो बंदा यही सोच रहा था कि यहाँ पे वुफेंग सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है, और उसी टाइम पे हम लोग वुफेंग के कमान को देखते हैं जो कि उड़ते हुए इनके पास आ जाता है और उस बंदे की नजर इसके कमान के ऊपर पड़ जाती है, जिससे उस बंदे का ध्यान भटकता है और वुफेंग इसी बात का फायदा उठा के उसके ऊपर एक स्लैश मार के उसकी गर्दन काट देता है। और ये बंदा मरते हुए हम लोगों को बता जाता है कि इस वुफेंग ने मेरा और तुम्हारा, तुम दोनों का ही सी काट दिया है, क्योंकि इसने कोई भी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, बस इसने हमारा ध्यान भटकाया है फालतू की बकवास और अपनी कमान हवा में फेंक के। और वुफेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि प्रिंस एंग ने काफी पालतू कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन ये पालतू कुत्ते बुलडॉग की तरह हैं, कभी भी नोच सकते हैं अगर इन्हें मौका मिल गया। इसके बाद वुफेंग ज़ोमिंग की तरफ देखते हुए सोच ही रहा था कि उसे ज़ोमिंग को आगाह करना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे पानी के पाउंड के अंदर धमाका होता है और खून उछल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ईवल आईलेस ड्रैगन अभी तक मरा नहीं था, ये और भी ज्यादा बौखला जाता है और अंधाधुंध ज़ोमिंग के ऊपर लीचों से हमला करने लगता है। ज़ोमिंग उसे बचते हुए कहता है हटो यार घिनौनी चीजें, लेकिन तभी ज़ोमिंग का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन बाइकी उड़ते हुए आता है और वो ज़ोमिंग को नीचे गिरने से बचा लेता है। और ज़ोमिंग रोते हुए कहता है कि उसे यहाँ पे स्वॉर्ड के साथ और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। उसी टाइम पे ज़ोमिंग को दिखाई देता है कि ईविल ड्रैगन अब उड़ते उड़ते सिटी के अंदर घुस आया था और उन लोगों के ऊपर हमला करने लगा था। ज़ोमिंग बाइकी से कहता है कि हमें उसे रोकना ही पड़ेगा, हम और ज्यादा मासूम लोगों की जाने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद बाइकी वहाँ पे उड़ते हुए आ जाता है और सबसे पहले शहर और ईविल ड्रैगन के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बना देता है। जिसके बाद हम लोग मिस बाई को देखते हैं जो अटैक करने के लिए सीधा सामने आ जाती है और वो शॉर्ट फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए उस ईवल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती हैं। उनकी शॉट उड़ते हुए जाती है और वो ईवल ड्रैगन के अंदर कई सारे छेद करके इधर उधर हमला करने लगती है, लेकिन ईवल ड्रैगन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उल्टा मिस बाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर ज़ोमिंग बाइकी के साथ तेजी से आगे बढ़ता है और वो मिस बाई को बाइकी की मदद से बचा लेता है और उनसे कहता है कि अगर उन लोगों को यहाँ पे ईवल ड्रैगन को हराना है तो फिर उन्हें एक साथ काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मिस बाई मान जाती है। और ज़ोमिंग उनसे कहता है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले ईवल ड्रैगन का ध्यान भटकाना करेगा, उसके लिए तुम्हें उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा और मौके की फिराक में उसके ऊपर मैं हमला कर दूंगा। मिस बाई इस चीज के लिए मान जाती हैं, जिसके बाद वो ज़ोमिंग से कहती हैं कि तुम पहले हमला करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। जिसके बाद ज़ोमिंग आगे से हमला करने के लिए रेडी होता है और वो हेवन फायर का इस्तेमाल कर रहा था, तो मिस बाई उसे सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से ज़ोमिंग वहाँ पे डबल स्वॉर्ड फायर टॉर्नेडो का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ईवल ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है और उसे सक्सेसफुली मार देता है। ईवल ड्रैगन के मर जाने के बाद में ज़ोमिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो उनके अंदर से उनकी ईवल कोर को बाहर निकाल लेता है और ज़ोमिंग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो फिर इसे बेचना ही पड़ेगा। इसके बाद ये सभी लोग वुफेंग के पास आ जाते हैं, जो कि आगे से बताता है कि हमें इन सभी चीजों के बारे में टैबलेट सिटी के सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ज़ोमिंग आगे से कहता है कि वो भी लोग इन सभी चीजों के बीच में शामिल हो सकते हैं, हमें ज़ू क्लैन से कह के इसके बारे में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करवानी पड़ेगी। इस बार ज़ोमिंग को बताती है कि कुछ मशीनरी बच के निकल गए हैं, तो ज़ोमिंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है, हमारे ज़ू क्लैन वाले उनसे निपट लेंगे। और मशीनरी के साथ में हाउ क्लैन का लीडर भी निकल गया था, लेकिन ज़ोमिंग को कोई चिंता नहीं थी, ज़ू क्लैन उसके साथ निपट लेंगे। इसके बाद अगला सीन मियाओ किंगडम के कैपिटल का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक था और इतने समय कैपिटल के अंदर कोई फेस्टिवल चल रहा था, जिसके लिए कई सारे लोग आए हुए थे। तो मिस बाई उन लोगों को बताती है कि यहाँ पे फ्लावर गैदरिंग फेस्टिवल हो रहा है। ये कोई खास फेस्टिवल तो नहीं है, बस दूसरे क्लैन और कंट्रीज के लोग यहाँ पे आते हैं और ये लोग मियाओ सेक्टर वाले उन्हें अपना घर जमाई बना लेते हैं। ज़ोमिंग पीछे मुड़ के मिस बाई की तरफ देखता है, तो मिस बाई उसे बताती है कि ये हमारे मियाओ किंगडम का इतिहास है। प्रिंसेस हमेशा अपने हस्बैंड को चूज करती है जब वो मैरिजेबल एज के पास पहुँच जाती है, और हाल फिलहाल में दूसरे लैंड के लोगों ने भी यही रिवाज फॉलो करना शुरू कर दिया है, ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को चूज कर सके। और फिर वुफेंग ज़ोमिंग को बताता है कि इसी तरीके से तुम्हारे माँ बाप मिले थे। ज़ोमिंग आगे से कहता है कि उनकी तो अरेंज मैरिज थी, तो वुफेंग आगे से कहता है कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा ने सेटिंग करवाई थी, हालांकि तुम्हारी माँ तभी तुम्हारे बाप को चूज कर सकती थी जब वो क्राउड से थोड़ा हट के खड़े हो। और फिर ज़ोमिंग को ये चिंता थी कि उसकी माँ तो उसका चेहरा भी भूल गई होगी। फिर इसके बाद अगली सुबह ज़ोमिंग के कान फट रहे थे, तो वो खिड़की से झांक के बाहर देखता है, तो फिर वहाँ से एक रैली जा रही थी और उस टोली के ऊपर प्रिंसेस लाओसुई बैठी थी। ज़ोमिंग बिल्कुल इस चीज को इग्नोर करता है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसी टाइम पे वहाँ पे जिंगोवा आ जाती है, जो कि ज़ोमिंग को प्रिंसेस लाओसी के बारे में बताती है। तो वो दोनों एक साथ उसे झांक के देखने लगते हैं। जिंगोवा ज़ोमिंग को बताती है कि इसी लड़की के पास में डिवाइन लैंप है। ज़ोमिंग उसे पूछता है कि इस प्रिंसेस के पास में तुम्हें पक्का यकीन है ना। वह ज़ोमिंग जब प्रिंसेस को घूर घूर के देख रहा था, तो प्रिंसेस भी उसे एक नजर देख लेती है और इग्नोर कर देती है, लेकिन प्रिंसेस असल में जिंगोवा को देख रहे थे, ज़ोमिंग को नहीं। जिसके
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूसो, जिंगहुआ सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और जोमिंग यूसो को भी बता देता है कि जिंगहुआ ने उस प्रिंसेस के पास में उस डिवाइन लैंप को देखा है। तो यूसो आगे से कहती है कि हम लोग उसे सीधा चोरी ही क्यों नहीं कर लेते। खैर इसके बाद ये सभी लोग मिस बाई के पास आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि ये मास्क का क्या मामला है भाई। तो मिस बाई उन लोगों को बताती है कि ये मास्क काफी ज्यादा जरूरी चीज है। रॉयल फैमिली के अंदर सभी लड़कियां अपना मुंह छुपा के रखती हैं और वो मास्क को किसी के सामने भी हटा नहीं सकते। सिर्फ शादी की सुहागरात वाले दिन उनका पति मास्क हटा सकता है। और यहाँ तक कि कुछ लड़कियों के पास में कई हस्बैंड भी होते हैं। हाँ, ऑर्डिनरी लड़कियों के लिए वो डिसाइड कर सकती हैं कि उन्हें पहनना है या नहीं, लेकिन रॉयल फैमिली को पहनना ही पड़ेगा। वहीं पे यूसो मिस बाई से कहती है कि प्रिंसेस लाओसी के ऊपर जोमिंग का दिल आ गया है। तो मिस बाई आगे से कहती है कि चिचोरे के पास तो पहले से ही 2 बीवियां हैं, कि पूरी एम्पायर टीम खड़ी करेगा क्या ये। तो यूसो आगे से कहती है कि बेचारे का दिल मचल रहा है 3-4 बीवियों के लिए, इसलिए ट्राई करना चाहता है। तो मिस बाई आगे से कहती है कि इसके टैलेंट के साथ में ये चीज तो इजी होनी चाहिए और ये पहले जाके अपने बारे में बता सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मियाओ किंगडम के अंदर एक नॉर्मल सी लड़की भी ऐसे पति को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है जिसके पास 2 बीवियां हो। इसको तो जूते मार के भगा देंगे। तो साइड से यूसो कहती है कि उसे मेड बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जोमिंग उन लोगों से कहता है भाड़ में जाओ, फक ऑफ। और वो इन लोगों को लेके बाहर आ जाता है, ये कहते हुए कि हमें मार्केट चलना चाहिए, कुछ चीजें खरीदनी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सभी भागते हुए 3 लौंडे ड्रैगन लेडी पैलेस के सामने आ जाते हैं, जहाँ पे लड़कियों के लिए कम्पीट किया जाता है। उसी टाइम पे उस पैलेस के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम लू था और वह इन लोगों से कहती है कि अगर लड़कियों के लिए कम्पीट करने के लिए आए हो तो काफी इजी है, बस तुम्हें ताकतवर होना है। खैर इसके बाद हम लोग जोमिंग को देखते हैं और यूसो ने जोमिंग को मना लिया था, ये कहते हुए कि युनजे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर वो सेकंड वाइफ होती है, क्योंकि वैसे भी तुम उसे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना। तुम प्रिंसेस से शादी कर लो, कह देना कि तुमने लैंप के लिए ये सब कुछ किया था, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जोमिंग को क्या फर्क पड़ता था भाई, 2 बीवियां होंगी, कौन सी बड़ी बात है। और वो इस चीज के लिए मान जाता है। खैर लोग जोमिंग को देख के उसे कह रहे थे कि तुम यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आए हो क्या। तो जोमिंग युन को आगे कर देता है, ये कहते हुए कि ये लौंडा है, इसे चाहिए बीवी। इस पे युन में बहती गंगा में हाथ धो लेता है, ये कहते हुए कि बीवी ही तो चाहिए, जरूरत भी है। और वो इस कंपटीशन के लिए मान जाता है, जिसके बाद लो इन लोगों को अंदर ले आती है और इन लोगों को वो लड़कियां दिखाती है जिनकी शादी इसी साल होने वाली है। और लो इन लोगों को बताते हैं कि उसने यहाँ पे सभी चीजों की अरेंजमेंट में कर दी है और इन लोगों का मुकाबला यहाँ पे एक प्रिंस के साथ में होने वाला है। और फिर उनके मुंह के अंदर से भाई लार बहने लगती है और वो इन लोगों से कहता है कि क्या मैं तुम में से किसी एक को चूज कर सकता हूँ अगर मैं जीत जाता हूँ। तो लड़कियां उन लोगों के ऊपर हंसने लगती हैं और लो इन लोगों को बताती है कि माफ कर दो सालों, तुम्हें समझ में नहीं आया है तो अगर तुम जो जाते हो तो लड़कियां तुम्हें चूज करेंगी। जिस पे लड़कियां लोगों के ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि ये किस गरीब कंट्री से आए हैं साले, इन्हें यहाँ के रूल्स के बारे में भी नहीं पता है। तो लो इन लड़कियों को बताती है कि ये सभी यहाँ पे याओ माउंटेन साइडो सेक्टर की तरफ से आए हैं। ये उनका पहला डिसाइपल युनजोंगी और उसका मास्टर यूफेंग और ये साला हरामी जो बीच में है ये जो क्लैन से है। वह पे ये तीनों मन के अंदर सोच रहे थे गरीब, कोई औकात ही नहीं है हमारे यहाँ पे। खैर ये लड़की आगे बढ़ती है और इन्हें प्रेरित करने लगती है जीतने के लिए। वह पे जो लड़की जोमिंग के साथ में थी वो उससे कहती है कि मेरे साथ एक रात बिताओगे तो मेरे हस्बैंड से ज्यादा खूबसूरत हो। आधार को भाई चेक करो, उसे भाई कुछ तो गड़बड़, मैं पक्का बता रहा हूँ, उसके कुछ अलग ही फैटिस है। सिनेमा में वहाँ पे एक प्रिंस आता है जो कि यहाँ पे कम्पीट नहीं करना चाहता था, वो सीधा इन्हें लात मार के बाहर निकाल देना चाहता था। और वो मिस लू से कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रूल है और मेरे पास मेरे रूल है। खैर इसके बाद एक गिट्ठा आगे बढ़ता है और ये जोमिंग को क्लोजली देखता है और उसे कहता है दफा हो जाए यहाँ से और इसे फेंकने से पहले इसके हाथ पैर तोड़ देना। जोमिंग मन के अंदर सोचता है कि मैंने यार कुछ कहा भी नहीं और वो उसे पूछता है क्यों भाई। तो गिट्ठा आगे से बताता है कि मेरे पास एक कजिन था जो तेरी ही तरह हैंडसम था, वो साला मेरी मीट से लेके भाग गया और मैं जब भी किसी का खूबसूरत चेहरा देखता हूँ मेरे पीठ में दर्द होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है। जोमिंग उससे कहता है कि तो फिर इलाज कराओ ना भाई, ये ट्रॉमा है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। गिट्ठे के पीछे से खंबा बाहर निकलता है और वो आगे से कहता है कि इसे ना मर्द भी बनाना है क्या। इस पे गिट्ठा आगे से कहता है ऑफ कोर्स, तोप नहीं होगी तो होप नहीं होगी। अच्छी लाइन है यार। और फिर वो जोमिंग से कह देता है कि लंबे से थोड़ा सावधान रहना। तो जोमिंग आगे से कहता है कि अच्छा वो क्रोकोडाइल इंसानों को नहीं खाता है, नहीं तो मेरे पैसे बच जाते हैं। इसके बाद जोमिंग वहाँ पे क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है। तो गिट्ठा आगे से कहता है कि ये तेरे पास सिर्फ ड्रैगन जर्नल है, तुझे शर्म नहीं आ रही कि तू इसके साथ कंपटीशन के अंदर घुसा था। जोमिंग आगे से कहता है कि अपना काम करो यार। तो जाहिर से क्रोकोडाइल इनके ऊपर थूकते हुए कहता है कि बात तो सही है। तो गिट्ठा अपने लंबू से कहता है जाओ और जाके सबसे पहले इसके क्रोकोडाइल को मारो। तो फिर लंबू अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ता है। तो फिर क्रोकोडाइल भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लंबू के पास ज्यादा ब्रूट फोर्स थी, इसलिए वो क्रोकोडाइल को पीछे ढकेल देता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा दे मारता है। और जब जोमिंग को समझ में आ जाता है कि क्रोकोडाइल पिट जाएगा तो वो उसे वापस बुला लेता है और वहाँ पे किंगजो को समन करता है। किंगजो बाहर निकलते ही अपनी बेलों की मदद से वहाँ पे उस लंबू को जकड़ लेता है और उसके मुंह के ऊपर धड़ाधड़ कोड़े दे मारने लगता है। तो फिर गिट्टा वहाँ पे दूसरे लंबू को आगे भेजता है। तो वो लंबू फालतू में ही जमीन के ऊपर पंच मारता है जिससे जमीन चिर जाती है। साले वो उड़ सकता है, वो
जमीन चीरने का कोई भी फायदा नहीं है। और किंग जो दोबारा अपनी बिलों की मदद से उसे भी जकड़ लेता है और साइड में फेंक देता है। तो फिर गिट्ठा तीसरे लंबू को बाहर निकालता है और ये गिट्ठा और उसे कहता है कि अपने ड्रैगन को समन करो। तो फिर ये तीसरा लंबू वहाँ पे अपने ड्रैगन को समन करता है जिसका नाम आयरन कून टर्टल ड्रैगन था। ज़ुमिंग क्रोकोडाइल को दोबारा समन करता है और उसे कहता है कि मैंने इस बार तुम्हारे ऊपर आर्मर लगा दिया है, जाओ जाके उसे संभाल लेना। तो क्रोकोडाइल उस टर्टल के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में बेचारा वो ढेर हो जाता है। इसके बाद गिट्ठा अपने बचे कुछ लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम में वो पीछे देखता है तो वो टर्टल उन्हीं के ऊपर गिरा था, बेचारे वो दब के मर गए थे। इसके बाद गिट्ठा ज़ुमिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वगैरह वगैरह। लू से कहती है और भी लौंडे हैं तो बुला लो भाई, तुम्हारे पास 3 और भी तो मुस्तंडे हैं, और क्या तुम अभी भी प्रिंसेस मेंशन के बारे में जाने की सोच रहे हो। इस पे गिट्ठा आगे से कहता है हाँ जा रहा हूँ। तो लो उसे कहती है नहीं जा सकते, तुम्हारे कुछ ज्यादा है नुकसान हुआ है। और ज़ुमिंग क्रोकोडाइल से कहता है इसे बाहर फेंको यार, कुछ ज्यादा लगने खा रहा है ये। तो फिर क्रोकोडाइल गिट्ठे को घूर के देखता है और उसे उठा के बाहर फेंक देता है। इसके बाद लड़कियां ज़ुमिंग से चिपकते हुए कहती है ये मेरा है, तुम लोग बाहर देख लो। सैड सेजुन रोते चिल्लाते हुए कहता है कि साले ने सिर्फ जो ड्रैगन समन किए हैं वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी देखो कोई लड़की भाव ही नहीं दे रही मुझे। खैर ज़ुमिंग लड़कियों से कहता है कि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ ड्रैगन स्किल लेने के लिए आया हूँ, दफा हो जाओ। इसके बाद हम लोग वुफेंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आए हुए थे, उन्हें तो भी पता नहीं था कि ये फेस्टिवल हो जाएगा और इसी चक्कर में वो यहाँ पे आके फंस गए। कहा था कि उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि वो लोग अपने हस्बैंड को कैसे चूज करती हैं। तो फिर मिस लू इन लोगों को बताती है कि यहाँ पे हर साल कैपिटल के अंदर कई सारी फैमिली विजिट करती हैं, फिर वो चाहे बहुत ज्यादा बेहिसाब हो या फिर ऑर्डिनरी हो। इसके बाद उनसे कहा जाता है कि लड़ो सालो, और जिस किसी भी लड़की को एक लड़का पसंद आता है तो वो एप्पल लीफ के ऊपर उसका नाम लिख के किंगडम के पास भिजवा देती है। जिसके बाद वो लीफ जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ तो वो इंपीरियल पैलेस जाती है, क्योंकि अगर उस नाम के कई सारे एप्पल लीव्स वहाँ पे आते हैं तो फिर वो उसे आइडियल हस्बैंड समझा जाता है। जिसके बाद उसके लिए बोली लगाई जाती है और जो भी ज्यादा बोली लगाता है वो हस्बैंड उसका। और यहाँ तक कि कुछ लड़कियां तो प्रिंसेस से भी लड़ जाती हैं उस आइडियल हस्बैंड के लिए। साइड से यून कहता है कि ये दलाली नहीं है, तुम लोग तो खुलेआम लड़के खरीद रहे हो। जिसपे लोग उससे कहती है कि तुम ऐसा भी कह सकते हो, बस यही रिवाज है, और वैसे भी हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, अगर उसे शादी नहीं करनी है तो वो भाड़ में जाए, हम उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। इसके बाद लो ज़ुमिंग से कहती है कि तुम्हें कुछ चीज खरीदनी थी ना, तो ज़ुमिंग उसके साथ शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके एक फेदर को चूज कर लेता है जो बाइकी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वो लड़की ज़ुमिंग को बताती है कि ये इटर्निटी फेदर है और ये आग बिजली हवा सब कुछ जनरेट कर सकता है। इसे ज़ुमिंग को समझ में आ जाता है कि ये बाइकी के लिए काफी ज्यादा सूट करेगा, इसीलिए वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद हम लोग ज़ुमिंग को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा था कि उसे यहाँ पे मटेरियल बनाना शुरू करना चाहिए या फिर थोड़ी बहुत पूछताछ करनी चाहिए। खैर इसके बाद ज़ुमिंग को आइडिया आता है कि वो जिंगहुआ से पूछ सकता है कि उसके मटेरियल बनाने के सक्सेस रेट कितना होगा। तो फिर ज़ुमिंग भागते हुए जिंगहुआ के पास जाता है और उसे अपनी परेशानी बताता है। जिंगहुआ नहा के ही बाहर निकली थी तो ज़ुमिंग हल्का सा शर्मा जाता है, लेकिन जिंगहुआ उसे कहती है कि नौटंकी नहीं, और वो उसे बताती है कि अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो फिर उसे बसंत की रात में, एकदम ठंडी रात में अपने मटेरियल को क्राफ्ट करना चाहिए, तो फिर वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इससे ज़ुमिंग की भी बत्ती जलती है क्योंकि उसके जितने भी मटेरियल हैं वो सभी आइस एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, इसीलिए वो जिंगहुआ को शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ुमिंग बाइकी को उसका आर्मर पहना देता है और उसे कहता है फिट तो है ना। बाइकी कहती है बिल्कुल फिट है। जिसके बाद ज़ुमिंग का प्लान ये था कि कल सबसे ठंडी रात होने वाली है तो वो उस इटर्निटी फेदर के अंदर से कल ही उस आइस इंस्क्रिप्शन को निकाल लेगा और उसे आर्मर के अंदर फ्यूज कर देगा। इसकी अगली रात हम लोग देखते हैं कि ज़ुमिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसे शुरुआत में तो लगता है कि ये काफी ज्यादा टफ है, लेकिन वो बाद में काफी आसानी के साथ उस फेदर के अंदर से इंस्क्रिप्शंस को बाहर निकाल लेता है और आर्मर के अंदर फ्यूज कर देता है। शुरुआत में उस आर्मर के अंदर कुछ भी नहीं होता है तो ज़ुमिंग को लगता है कि उसने फेल कर दिया, लेकिन ज़ुमिंग जब उस आर्मर को बाइकी के साथ फ्यूज करता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो सक्सेसफुली इंस्क्रिप्शन को उस आर्मर के अंदर फ्यूज कर चुका है क्योंकि बाइकी ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इसके बाद एक लड़की ज़ुमिंग के पास आती है और उसे बताती है कि मियाओ माउंटेन वालों ने परमिशन दे दी है, अब वो लोग उनके सेक्ट में जा सकते हैं। ज़ुमिंग ये वाली बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अगला सीन मियाओ माउंटेन सेक्ट के हिल गेट का होता है, जहाँ पे एक लड़की उन लोगों को बता रही थी कि उन लोगों को इन सीढ़ियों से होके ऊपर सेक्ट पे जाना पड़ेगा, लेकिन इन सीढ़ियों के ऊपर कलाकारी की गई है, नक्काशी यानी कि चित्रकला। आसान शब्दों में हर एक सीढ़ी के ऊपर एक एक चित्र बना हुआ है और ये हर एक चित्र यहाँ पे जो भी लोग इसके ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं वो उन्हें शॉर्ट सेक्ट और मास्टरशिप्स के बारे में काफी सारी जानकारी देती है। हालांकि ये जानकारी देने के साथ में काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि कई सारे लोग इसमें भटक जाते हैं और वो हमेशा के लिए यहीं पे फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग इन्हें समझ पाते हैं उन्हें और भी कई सारी स्किल्स और चीजें समझ में आ जाती हैं, टेक्निक्स वगैरह वगैरह। वुफेंग ये देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो फिर वो लड़कियां उन लोगों से कहती हैं कि अगर तुम लोगों को इसमें तकलीफ है तो फिर तुम हमारे साथ आ सकते हो, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तो ये लड़कियां पहले आगे चली जाती हैं, अब ये लोग सीढ़ियों से चढ़ते हुए आएंगे। वुफेंग उन लोगों से कहता है कि हर कोई अलग अलग सीढ़ी
ले लो। और इसी बीच ज़ूमिंग और लिंग्जा के बीच में शर्त लग जाती है कि पहले कौन ऊपर पहुंचता है। इसके अगले सीन में हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं तो वो एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका था जिसका नाम सॉर्ड बुरियल था और यहाँ पे कई सारी सॉर्ड दफन हो रखी थी। अब ये लोग यहाँ पे इसके बारे में भाई लंबा चौखा बताएंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तुम लोगों को पता है कि मिया और यो एक ही माउंटेन के ऊपर दो अलग अलग सेक्ट हैं, लेकिन पहले ये एक ही सेक्ट हुआ करते थे। इसीलिए यो माउंटेन के ऊपर जो अबैंडन सॉर्ड फॉरेस्ट था उसी के तरीके यहाँ पे एक अलग ही सॉर्ड बुरियल है जहाँ पे कई सारी सॉर्ड दफन है। मिस्टर कोई ज़ूमिंग को यहाँ पे और भी ज्यादा चीजें बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लड़ाई की गई थी। हालांकि उनके डिसेंडेंट तो भूल चुकी हैं, लेकिन ये सॉर्ड जो यहाँ पे दफन है ये अभी भी इस चीज को नहीं भूली है। वह पे ज़ूमिंग के ड्रैगन सॉर्ड काफी ज्यादा तिल मिला रहे थे, जिससे ज़ूमिंग को समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पे इन सभी सॉर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर इन सॉर्ड्स के अंदर से इंस्क्रिप्शन निकाल के वो अपने ड्रैगन सॉर्ड के अंदर फ्यूज कर सकता है। इसके बाद ज़ूमिंग आगे बढ़ता है तो फिर वो एक अलग ही जगह पे आ जाता है जहाँ पे कई सारे घोस्ट थे जो कि उन सभी मरे हुए लोगों के ही होंगे जो यहाँ पे लड़ाई किए थे। ज़ूमिंग पहले तो देख के इन्हें घबरा जाता है, लेकिन मिस्टर कोई आगे से बताते हैं घबराओ नहीं, ये तुम्हारी आत्मा नहीं छीनेंगे। इसके बाद ड्रैगन सॉर्ड आगे बढ़ती है और वो उन सभी सॉर्ड्स के साथ और घोस्ट के साथ फाइट करने लगती है। बेसिकली वो उन सभी घोस्ट को डिवोर कर रही थी। इसके बाद हम लोग राइजिंग सॉर्ड पवेलियन को देखते हैं जहाँ पे दूसरे नंबर में सबसे पहले वुफेंग आते हैं। वुफेंग को ऐसा लग रहा था कि वो पहले नंबर है, लेकिन वहाँ पे एक बैठी हुई लड़की वुफेंग को बताती है कि ये तुमसे पहले आई है, जो कि लिंग्सा है। इसको देख के वुफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसी टाइम पे वुफेंग के पीछे से उनकी एक जूनियर आती है। अब ये लोग उस जूनियर को अंदर लेके जाते हैं, बिठाते हैं, पानी और बर्फी खिलाते हैं, लेकिन वुफेंग से कहते हैं कि बाहर बैठे जा धूप में। बेसिकली भेदभाव हो रहा है, इक्वालिटी नाम की यहाँ पे चीज नहीं है, जस्ट लाइक इंडियन जुडिशरी। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे वहाँ पे यून आता है तो ये लोग उससे भी कहते हैं कि बाहर बैठ जा, जिसपे यून वुफेंग की तरफ देखता है और उन्हीं के पास जाके बैठ जाता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साला इन लोगों ने हमें यहाँ तक पानी तक भी नहीं दिया, इस धूप में गला सूख रहा है, ये तो हमें बुली कर रहे हैं। इसके बाद वो वुफेंग से पूछता है कि ज़ूमिंग नहीं आया क्या, वो खो तो नहीं गया, लेकिन वुफेंग आगे से बताता है कि शायद से वो किसी और चीज में फंस गया होगा। इसके 2-3 घंटों के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज़ूमिंग आ जाता है। तब तक इन दोनों की जान निकल चुकी थी, ये बेचारे तड़प रहे थे। वो लड़की जो कि यून और वुफेंग से कहती है कि बाहर बैठो, ये ज़ूमिंग से भी कहती है, लेकिन ज़ूमिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर घुस के बैठता है वो भी फुल चौड़ से और बैठ के फल फ्रूट खाने लगता है। वो लोग ज़ूमिंग से कहते हैं कि रूल है, तुम अंदर नहीं घुस सकते। ज़ूमिंग आगे से कहता है कि रूल तोड़ने के लिए ही होते हैं। तो वो लड़की जो सबको बाहर बैठा रही है वो ज़ूमिंग से कहती है कि तुम्हारे जैसा नीच आदमी हमेशा ऐसा ही करता है। ज़ूमिंग उससे कहता है फक ऑफ, जिस पे यून ज़ूमिंग के लिए कहता है वेल प्लेड ब्रो। तो फिर लड़की वुफेंग की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारा डिसाइपल है ना, तुम इसे कंट्रोल में क्यों नहीं करते। तो वुफेंग आगे से कहता है कि वो मेरा पालतू नहीं और ऊपर से वो मेरे डिसाइपल भी नहीं है। और वो मन के अंदर सोचता है कि साला सिटी के अंदर कोई इसे पालतू बना नहीं पाया, मैं क्या घंटा कुछ कर पाऊंगा। तो फिर लड़की ज़ूमिंग से कहती है कि अगर तुम हमारे रूल को फॉलो नहीं करोगे तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज व्यू यानी कि एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, यानी कि ट्रिक्स दिखाएंगे, टेक्निक्स दिखाएंगे अपने अपने सेक्ट की। ज़ूमिंग मन के अंदर सोचता है कि ये बस नींद होना है और कुछ भी नहीं। और वो उस लड़की से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम बाकी कल्टीवेटर से बेहतर हो क्योंकि तुम इस माउंटेन के अंदर हो। जिसपे वो लड़की ज़ूमिंग से कहती है कि तुमसे पहले एक और था जो इसी तरीके से बातें किया करता था, उसे लात मार के भगा दिया गया था। ज़ूमिंग उसे पूछता है कि कौन था वो, जिसपे ये लड़की आगे से कहती है कि वो हमारी मास्टर मेंग का बेटा था, यानी ज़ूमिंग की मदर। तो ज़ूमिंग आगे से कहता है कि वो कमीना मैं ही था जो तुम्हारे सेक्ट के अंदर घुसा था। जिसपे ये लोग पहले तो हैरान होते हैं और पीछे की लड़कियों से हमें पता चलता है कि ज़ूमिंग कई सालों पहले अंदर घुसा था और उसने कई सारे डिसाइपल्स के दांत तोड़ दिए थे। ये तो भला हो कि यहाँ पे कंसोर्ट ओवेन यानी कि कोई मास्टर वास्टर होंगी जिन्होंने ज़ूमिंग को लात मार के भगा दिया। खैर ये लड़की अब वुफेंग की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि अगर ये तुम्हारा डिसाइपल है तो फिर ये मेरा भी एक तरीके से हुआ। अगर मैं इसके साथ फाइट करूँ और इसे 2-3 रोल सिखाऊं तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। वुफेंग आगे से कहता है मुझे कौन फर्क पड़ता है, लड़ो यार, मौज मस्ती हो। तो फिर ज़ूमिंग भी आगे से मैच के लिए मान जाता है, ये कहते हुए कि तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही ऊंचा समझते हो, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कमजोर की कैसे इज्जत की जाती है और कैसे प्यार दिया जाता है। इस पे इसे चिड़न होती है और ये ज़ूमिंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद ये अपनी स्वॉर्ड लेके ज़ूमिंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। हालांकि ज़ूमिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे मर्दों की इज्जत की जाती है। इस पे ये लड़की उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे जरा सा भी हिला दिया तो फिर मैं हार गई। और फिर ज़ूमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब कंसोर्ट वन ने मुझे यहाँ से लात मार के निकाला था तो मैं कुछ ज्यादा ही निराश हो गया था और धर के बेइज्जती हुई थी
मेरी, तो मुझे यहाँ पे एरोगेंट होना ही था, नहीं तो मैं खुद को रिप्रेजेंटेट कैसे कर पाता। इसके बाद वो लड़की दोबारा जोमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ये कहते हुए मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे अटैक को कैसे रेजिस्ट करते हो, जिसपे जोमिंग उसके अटैक को रोकता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पत्थरों के ऊपर चित्रकला से थोड़े बहुत मोशन सीखे हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज व्यू कर रहे हैं हमारी स्वॉर्ड मास्टरशिप के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम थोड़ा सा भी क्वालिफाइड हो हमारे सेक्ट की स्वॉर्ड मास्टरशिप के लिए। इसके बाद जोमिंग आगे से शॉर्ट फ्लैश का इस्तेमाल करता है, तो फिर जोमिंग की ड्रैगन शॉट बाहर निकलती है, जिससे उस लड़की को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। मुझे बस इतना पता चला है इस मूव के अंदर कि यहाँ पे इस लड़की को जोमिंग की शॉट नहीं दिखाई दे रही है, और उसके लेवल पे जोमिंग की शॉट दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जोमिंग अभी भी यहाँ पे शॉर्ट लेवल पे ही होगा। जिसपे एक साइड से लड़की उस लड़की का नाम लेते हुए कहती है, मिस लिन, जोमिंग यहाँ पे फ्लाइंग शॉट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसने अपनी शॉट स्पिरिट को बाहर निकाला और वापस उसे बुला लिया, अब हवा में ही शॉट घुमा रही है। इसपे ये दोनों जो हंसते हैं वो भाई जबरदस्त था। वो आगे से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि जोमिंग बिना अटैक करे भी हमें मजे दिला देगा, और वो आगे से बताते हैं कि जोमिंग अभी एक शॉट कल्टीवेटर नहीं है, वो एक ड्रैगन मास्टर है, तो फिर वो यहाँ पे शॉट अटैक से यूज ही नहीं कर सकता है, वो एक रेयर शॉट का यूज कर रहा है, जिसको वो ड्रैगन के अंदर बदल के ज्यादातर शॉट मास्टरशिप अटैक से इस्तेमाल करता है। इसके बाद जोमिंग मिस लिन से कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, अब ती रेडी हो जाइए, मैं सच में इस बार शॉट मास्टरशिप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसपे मिस लिन जोमिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो जोमिंग आगे से ड्रैगन शॉट को बाहर निकालता है और आगे से फेयरली शॉट का यूज करता है, जिससे कई सारी आग की शॉट आगे बढ़ती है और वो मिस लिन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ती हैं, जिससे मिस लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं, ये सोचते हुए कि ये इतना ज्यादा हाई लेवल पे कैसे पहुंच गया। साइड से वो दोनों लड़के आगे से कहते हैं कि वो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आया था और उसने क्रेविंग्स यानी कि चित्रकला से वो सारी स्किल सीख ली जो वो चढ़ते हुए आया है। खैर उसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और जोमिंग आगे से कहता है कि मेरी ड्रैगन स्वॉर्ड ने यहाँ की जितने भी स्वॉर्ड बुरियल के अंदर स्वॉर्ड्स थे उन सभी को डिवोर कर लिया है, अब वो मोनार्क के लेवल के हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है, इसीलिए सावधान रहिए, अब मैं यहाँ पे असली ड्रैगन शॉट फ्लैश का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मिस लिन आगे से कह ही रहे थे कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी वो अपने कपड़ों की तरफ देखती हैं तो फैन सर्विस कमाल की नहीं थी, बिल्कुल बेकार है, वाहियात थू। खैर इसके बाद जोमिंग जाके बैठ जाता है और मिस लिन से कहता है कि अब मैं जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता हूँ, और वैसे मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया था, कंसोर्ट वन कहाँ पे है, मैं तुम जैसे लोगों को चैलेंज नहीं करता। जिसपे मिस लिन डिप्रेशन में चली जाती है कि वो एरी गैरी है। खैर इसके बाद वहाँ पे कंसोर्ट वन आती है जो कि जोमिंग से कहती है कि अब तुम एक शॉर्ट कल्टीवेटर नहीं हो, तो फिर हमारा एक दूसरे से कम्पीट करने का कोई भी फायदा नहीं है, और इतने समय कंसोर्ट वन शॉर्ट सेक्ट की लीडर बन चुकी है, जिनको जान के जोमिंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पे लीडर वन जोमिंग से कहती है कि अब मुझसे सिर्फ एक ही कम्प्लीट कर सकती है, जो है तुम्हारी आंटी जो। जिसपे जोमिंग आगे से कहता है कि साला ये तो बेइज्जती हो गई। खैर इसके बाद जोमिंग हम लोगों को बताता है कि मियाओ शॉर्ट सेक्ट के ऊपर सिर्फ 3 ही लीडर हैं। पहले के बारे में पता नहीं, वो इतने समय घुमक्कड़ है और इधर घूम रही है चाय की तलाश में। दूसरी है जोमिंग की मदर जो कि इतने समय वाटरफॉल हाउस के अंदर ही कल्टीवेट करती हैं, और तीसरी है हमारी लीडर वन जो कि इतने समय यहाँ पे मीटिंग को संभाल रही है, यानी कि यही सही मौका है जेड लैंप को चुराने का। और जोमिंग नैन से कहता है कि तुम इन लोगों को बहकाओ, मैं चला यहाँ पे जेड लैंप को चुराने के लिए। इसके बाद वो लीडर वन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे आ ही चुकी हो तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज व्यू शुरू कर सकते हैं। जिसपे लीडर वन वोफेंग से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे शॉर्ट सेक्ट के पास 17 ट्रिक्स ऑफ शॉर्ट अटैकिंग है, क्या तुम वो हमें दिखा सकते हो। वोफेंग आगे से कहता है कि मुझे लड़ना तो आता है लेकिन ये ट्रिक्स नहीं आती हैं। जोमिंग के बारे में क्या ख्याल है, उसे तो 12 आती हैं, वो इन सभी चीजों के मामले में ज्यादा बेहतर है। और फिर जोमिंग को दिखाई देता है कि उसका प्लान चौपट होने वाला है, और वो वोफेंग की तरफ देखता है तो वोफेंग उसकी तरफ थम्स अप करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ यहाँ पे भौकाल दिखाने का। वहीं पे वो सभी लड़कियां जोमिंग के इधर उधर घूमने लगती हैं, ये कहते हैं कि तुम्हें सच में 12 ट्रिक्स आती हैं। अब जोमिंग यहाँ पे फंसने ही वाला था कि उसी टाइम पे नैन खड़ी हो जाती है, जो उन लोगों से कहती है कि मैं करके दिखाती हूँ। लीडर वन उसे कहती है कि तुम तो एक पेंटर हो, तो साइड से एक लड़की बताती है कि इसी ने यहाँ पे यून को हराया था कंपटीशन के दौरान शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हुए। इसके बाद नैन आगे बढ़ती है और वो अपनी पेंटिंग स्किल का दिखाते हुए वगैरह वगैरह सारे ट्रिक्स दिखाने लगती है, और वहीं पे जोमिंग मौका पाते ही वहाँ से खिसक लेता है। अब भाई ये जेड लैंप चुराना ना पापा के पर्स से 2 रुपए चुराने से भी ज्यादा इजी था, मैं मजाक नहीं कर रहा। जोमिंग उड़ते हुए जाता है और एक टावर के ऊपर वो जेड लैंप रखा हुआ था, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई कैमरा, और जोमिंग बड़े आराम से जाता है और उसे लेके वहाँ से लेके निकल जाता है। फिर इसके बाद जोमिंग पलक झपकते ही वहाँ पे दोबारा आ जाता है जहाँ पे लिंक्सा उन सभी लोगों को 12 ट्रिक्स दिखा रहे थे। जिसके बाद जोमिंग साइड से निकलता है ताली बजाते हुए, ये कहते हुए कि तुमने कमाल कर दिया। और फिर ये दोनों आगे से कहते हैं कि साला हम लोगों के यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग हैं,
हैं जो कि 10 ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसने सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर ही ये 12 ट्रिक्स सीख ली। ये और ज़ुमिंग दोनों के दोनों साले दानव है, दानव दरिंदे हैं एक नंबर के। फिर इसके बाद मियाओ साउथ सेक्टर वालों की बारी आती है अपने ट्रिक्स दिखाने की, तो वो लोग अपने ट्रिक्स दिखाने लगते हैं और दिखाते दिखाते वहाँ पे शाम हो जाती है। और लीडर वन यहाँ पे अब इन लोगों को रोकने देना चाहती थी ताकि इन लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि ये शॉट परफॉर्म करके थक चुके हैं। इससे ज़ुमिंग की सांसें अटकने लगती हैं क्योंकि उसने तो जेड लैंप चुरा लिया है। तो फिर कुछ लड़कियां लीडर वन से कहती भी हैं कि हम लोगों ने कभी भी यहाँ पे एक आदमी को रोकने नहीं दिया है, तो वो उनसे भी यही कहती है कि ये थक चुके होंगे और हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। तो फिर ज़ुमिंग को समझ में आ जाता है कि उसे तुरंत ही 9-2-11 होना पड़ेगा, इसलिए उसे यहाँ पे अपनी असली रंग दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद वो अजीबोगरीब शक्ल बनाते हुए कहता है कि तुम लोगों की खुशबू कुछ ज्यादा ही कमाल की है, एक रात बिताने दो अपने साथ। इस पे ये लड़कियां घबरा जाती है और आगे से कहती है कि ये अचानक से बदल कैसे गया, ये घिनौना कैसे बन गया। यहाँ तक कि लीडर वन भी हैरान होती है ये सोचते हुए कि इसे क्या हो गया। वो फेंग लीडर वन से कहता है कि आप चिंता न करिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग आपके रूल्स को नहीं तोड़ेंगे। लीडर वन उसे कहती है कि आप जैसे कल्टिवेटर हो तो फिर इन कमीनों की जरूरत नहीं है हमें। ज़ुमिंग वुफेंग से कहता है कि ये शराफत का नकाब हटा दो, एक रात बिता लो, हम लोगों को यहाँ पे सच में रुकना चाहिए, हमारी जन्नत हो जाएगी। साइड से वही जूनियर ज़ुमिंग से कहती है कि ऐसा ना कहो, ये कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा है। ज़ुमिंग उसे कहता है कि तुम नहीं जानती हो, लड़कियां और लड़कियां दोनों को ही एक ही जज्बात समझ में आते हैं, जब जवानी का समय आए दोनों ही घुमाते हैं। इस पे लीडर वन उन लोगों से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ यार, नहीं जरूरत है तुम्हारी। इस पे ये लोग अलविदा अलविदा कह के यहाँ से जाने ही वाले थे। उसी टाइम पे एक लड़की लीडर वन के पास आती है और लीडर वन ज़ुमिंग से कहती है कि तुम कहाँ चले, तुम यहीं पे रुको। तो ज़ुमिंग पीछे मुड़ के आगे से कहता है कि हम लोग यहाँ पर रात को रुक सकते हैं क्या। तो लीडर वन उसे कहते हैं कि तुम्हारी मदर तुमसे मिलना चाहती है। इस पे ज़ुमिंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उन्हें अपना बेटा सच में याद आ गया। इसके बाद ज़ुमिंग अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है, तो फिर उन्होंने एक डॉटर अडॉप्ट कर ली थी, इसका नाम मेंग हानवू था। और ये कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है ज़ुमिंग की मदर, जो कि ज़ुमिंग से पूछती है कि वो लैंप काहे लिया रे। तो ज़ुमिंग आगे से बता देता है कि उसे किसी की जान बचानी है। ज़ुमिंग की मदर उसे कहती है कि तुम उसे रख सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें प्रिंसेस लाओसुई से शादी करनी पड़ेगी। ज़ुमिंग आगे से साफ मना करता है, ये कहते हुए कि उसके पास पहले से ही बीवी है और आपके पास बहू है, तो आपको दूसरी बहू की क्या जरूरत है। तो उसकी मदर कहती है कि मैं तुमसे कौन सा कह रही हूँ कि तुम उसके जन्मों जन्मों का साथी बन जाओ, उसके साथ शादी कर लो बस। ज़ुमिंग आगे से कहता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है, शादी करने के बाद मैं कैसे भाग सकता हूँ। इसके बाद वो खिड़की को देख के यही सोचता है कि भाग लेना चाहिए, और वो भाग भी लेता है, लेकिन उसकी मदर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ज़ुमिंग जैसे ही बाहर कदम रखता है तो वो उसके ऊपर पानी से हमला कर देती है, उसे शॉट बना के। तो ज़ुमिंग दोबारा कमरे के अंदर आ जाता है, ये कहते हुए कि मैं घर वापस आ गया माँ। तो ज़ुमिंग की मदर उसे बताती है कि अगर तुम उससे शादी कर लेते हो तो फिर तुम ये जो जेड लैंप चुरा रहे हो ये तुम्हारा ही हो जाएगा, हम इसे इग्नोर कर देंगे। ज़ुमिंग आगे से कहता है कि उससे शादी करने के बाद मैं सिर्फ नाम का हस्बैंड रहूंगा और मैं भाग जाऊंगा। ज़ुमिंग की मदर उससे कहती है ठीक है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें बाकी जेड लैंप्स की लोकेशन के बारे में भी बताऊंगी। इससे ज़ुमिंग खुश और इस चीज के लिए मान जाता है। ज़ुमिंग की मदर हानवू को ज़ुमिंग के साथ ही भेज देती है, ये कहते हुए कि साले के ऊपर नजर बनाए रखना। इसके बाद ज़ुमिंग सीधा जाके इन लड़कियों के पास आता है और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताता है कि इसे प्रिंसेस लाओसुई से शादी करनी ही पड़ेगी। इस पे नैन ज़ुमिंग से कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है, 3-3 बीवियां मिलेंगी तुम्हें। खैर जिंगहुआ जैसे उस लैम्प को छूती है तो फिर उसे पता चल जाती है कि उसकी बहन की जो रिकवरी है वो पहले से बढ़ चुकी है, और यहाँ तक कि उन लोगों के पास जो उनकी कल्टीवेशन होती है वो भी इम्प्रूव हो गई है। तो भी ज़ुमिंग आगे से कहता है कि वो इसके लिए प्रिंसेस लाओसुई से शादी करने के लिए राजी है, और वो उसे शादी सिर्फ जेड लैंप के लिए कर रहा है, ना कि फायदे के लिए। इस पे नैन उसे कहती है हाँ हमें सब पता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो जिंगहुआ इन्हें देख के अपने मन के अंदर यही सोचती है कि उसकी जो भविष्यवाणी है ये देख के ऐसा लगता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये ठीक चीज है या फिर गलत है। अब देखो, प्रिंसेस लाओसुई से शादी करने का मतलब है कि तुम्हें जेई और यूपीएससी का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके लिए लौंडों की वहाँ पे भरमार लगी हुई थी, जिसके बाद ज़ुमिंग वहाँ पे एंट्री मारता है। तो प्रिंसेस लाओसुई की जो लीड़ियां थी वो बताती हैं कि ऐसा करने से तुम यहाँ पे प्रिंसेस का दिल नहीं जीत पाओगे, लेकिन ज़ुमिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। साइड से एक प्रिंसेस चिल्ला रहा था, तो ज़ुमिंग हानवू से कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। तो हानवू से कहती है बेटा मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ। तो ज़ुमिंग उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर सारा प्लान चौपट हो जाएगा, और तुम अपनी स्टेप मदर को क्या कहोगे जाके। तो फिर हानवू को ज़ुमिंग की बातें माननी ही पड़ती हैं। इसके बाद ज़ुमिंग सीधा टेस्ट हॉल के अंदर ही घुस जाता है, तो वो लड़कियां उससे कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, प्रिंसेस लाओसुई खुश नहीं होंगी। ज़ुमिंग उससे कहता है तुम लीड़ियां हो लीड़ियां, अपने काम से काम रखो। इसके बाद अगला सीन होने वाला था लिटरेसी कंपटीशन, यानी कि पोयम लिख के दिखानी पड़ेगी। वह पे ज़ुमिंग मन के अंदर सोचता है कि मैं हेंताई लिख सकता हूँ, लेकिन पोयम वोयम नहीं, ये मेरी क्षमता के पार है। और उसी टाइम पे ज़ुमिंग की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जिसके पीछे उसका गार्ड था, जिसके पास डिवाइन पावर थी, और साथ ही में तू किंगडम का शायद से प्रिंस था जिसका नाम तू वेन ही था, और ये धड़ाधड़ पोयम लिखे जा रहा था। ज़ुमिंग उससे बात करता है, ये कहता
कहते हुए कि आपकी तो उम्र हो गई है, आपके तो गोटो में भी जंग लग गई होगी, तो फिर शादी के लिए इतनी चुल क्यों। तो फिर वह जुमिंग को बताता है बेटा गोटो में जंग लगी है, औजार में नहीं, और इससे तेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर वह जुमिंग को सही सही बताता है कि वो अपने किंगडम की सिक्योरिटी रेस्ट करने में काफी ज्यादा बिजी था और उसकी उम्र निकल गई। अब उसके पास यहाँ पे प्रिंसेस लुसुई से शादी करने का मौका आया है, तो फिर इस मौके को वो क्यों गवाए। इसके बाद दोनों एक दूसरे के नाम को शेयर वेयर करते हैं। तो जुमिंग आगे से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं सुना है। तो वह उसे बताता है कि सुन भी नहीं पाओगे क्योंकि मैंने अपना नाम चेंज किया है। और वह जुमिंग को बताता है कि उसका स्कॉलरशिप नेम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है, इसलिए उसने चेंज कर लिया। इसे जुमिंग की रूह कांप जाती है, लेकिन वो दिखाता नहीं है और हम लोगों को बताता है कि वह यहाँ पे ड्रैगन टेमर्स के बीच में एक कॉन्करर हो सकता है। और जुमिंग अपनी चिंता को हम लोगों को साफ बताता है, ये कहते हुए कि चिटिंग इंपीरियल किंगडम के अंदर कुछ ऐसे ड्रैगन टेमर्स होते हैं जो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं, सिटीज के ऊपर अटैक करते हैं और पूरी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और उनके एम्परर को हराने के बाद वहाँ पे सब कुछ कब्जा करने के बाद राज रूज करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ड्रैगन टेमर्स भी होते हैं जो कंट्री के ऊपर अटैक करके सिर्फ उनके रिसोर्स को ले लेते हैं और कंट्री को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और जो पीछे रह जाता है वो है सिर्फ मौतें। और वही उन्हीं ड्रैगन टेमर्स में से एक हो सकता है। हालांकि उसका गार्ड भी यहाँ पे ओवर पावर फीलिंग रिलीज कर रहा है। इसलिए जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ तक कि एक कॉन्करर भी प्रिंसेस लुसुई के पीछे आया है, साला ये एग्जाम इतना हाई क्यों है, क्योंकि प्रिंसेस लुसुई के पास है बहुत बड़े बड़े सपने। खैर उसी टाइम में वहाँ पे यान युन नाम का एक बंदा आता है जो कि पंच क्लैन की तरफ से था, जो कि जुमिंग को ढूंढते हुए आया था। पीछे से हानवू निकलती है और वो उसे कहती है कि बाहर चले जाओ, हमसे दोबारा फाइट करो। इसे जुमिंग को समझ में आ जाता है कि यान युआन ने यहाँ पे हानवू को हरा दिया है। तो जुमिंग उसे कहता है कि इसे अंधा रहने दो, इसके पास पावर है। वह पे यान युआन हानवू से कहता है यार तुम माउंटेन में जाओ, थोड़ी देर प्रैक्टिस करो और ऊपर से अपनी लड़कियों वाली चीजों के ऊपर थोड़ा सा काम करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तुम्हारी शादी नहीं होगी, बुढ़ी मरोगी, बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। जुमिंग आगे से हंसते हुए कहता है बात में तो दम है। वह पे यान युआन जुमिंग की तरफ पेपर करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक पोयम लिख देते हो तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने तो अंडी बंडी संडी लिखा है, जो भी मुझे यहाँ पर नहीं रहने देगा उसकी अम्मा बस से आगे ये तुम समझ जाओ। खैर जुमिंग यान युआन से उसका पेपर ले लेता है और उसके ऊपर लिखने लगता है। यान युआन जुमिंग से कहता है क्या तुम मेरे लिए पोयम लिख रहे हो। तो जुमिंग उसकी तरफ पेपर करता है, इस पे लिखा हुआ था फक ऑफ। इसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ने ही वाले थे कि उसी टाइम पे प्रिंसेस की लैंडी आगे से कहती है कि यहाँ पे सिर्फ कलम चलेंगे, हाथ नहीं, और अगर फिर भी हाथ चले तो हाथ उखाड़ के हाथ में दे दिए जाएंगे। इसके बाद अगला सीन 2 घंटे के बाद का होता है और लैंडी आगे से बताती है कि प्रिंसेस अब अनाउंस करेंगे कि किससे वो मिलने वाली हैं। इसके बाद वो सब लोगों का नाम लेती हैं, जिसके अंदर कॉन्करर नहीं था, साले को अंडी बंडी संडी नहीं लिखना आता था, और बाकी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि कॉन्करर यहाँ पे नहीं है। वही भी जुमिंग मन के अंदर सोचता है कि यार मैंने तो अंडी बंडी लिखा था, ऐसा लगता है कि एग्जाम में भी यही काम करना पड़ेगा। इसके बाद लैंडिया वहाँ से पर्दा हटाती है, तो फिर हम लोग प्रिंसेस लुसुई को देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी खास नहीं है मेरे लिए। प्रिंसेस लुसुई इन लोगों के लिए चाय बनाती है और लैंडिया उन्हें चाय सर्व करती है। वहीं पे वो सभी लोगों को ग्रेड करती हैं और जुमिंग से कहती हैं कि तुम्हारे पास एक अच्छी शॉर्ट मास्टरशिप है और तुम्हें पोयम भी लिखना आती है। हाँ वो बात अलग है कि वो पोयम नहीं धमकी थी। अब ये दोनों आंखों से बात करते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस लुसुई भी मियाओ माउंटेन के ऊपर थी जब ये लोग एक्सचेंज व्यू कर रहे थे। फिर इसके बाद प्रिंसेस लुसुई जुमिंग से कहती है कि तुम्हारे पास तो पहले ही एकदम कटाकट माल है, तो फिर यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो साले मेरे छोटे से मेंशन के अंदर। जुमिंग समझ जाता है कि ये यहाँ पे नैन के बारे में बात कर रही है। तो जुमिंग आगे से कहता है कि वो बस मेरे साथ ही है, वो एक सिर्फ नॉर्मल सी पेंटर है और डिवाइन मॉर्टल जो मेरे ड्रैगन टेमर टीम के अंदर है, मेरा उनका साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो प्रिंसेस लुसुई जुमिंग से कहती है कि साले इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ घूम रहा है, कभी करंट नहीं आता क्या कि कुछ कर दो या फिर प्यार व्यार हो जाए। जुमिंग आगे से कहता है कि अगर उनसे दिल लगी होती तो वे यहाँ क्या लेने के लिए आता, बाबा जी का ठुल्लू, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसेस लुसुई आगे से कहती है कि बात तो सही है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और वो उन लोगों को बताती है कि अब मुकाबला सीधा बोली के टाइम पे होगा। जुमिंग आगे से कहता है कि तुम लोग तो ऑनलाइन जैसे शॉपिंग करती हो वैसे मर्दों को खरीद रही हो। मिसेस लुसुई आगे से कहती है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, वहाँ पे कंपटीशन होगा और जिस आदमी के ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगाई जाएगी उसे टॉप समझा जाएगा। इसके बाद अगला सीन सीधा भाई बीटिंग का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लौंडे चारों तरफ से खड़े थे। हम लोग होस्ट को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहती है आ जाओ रे लौंडे खरीद लो। जहाँ पे कई सारी लड़कियां आई थी लौंडे खरीदने के लिए। इससे तो मुझे वो सीन याद आ गया जो हाल ही में अभी एक लड़की ने अपनी वर्जिनिटी बेची थी, 18 करोड़ में बिकी है वो। जुमिंग की नजर पड़ती है तो फिर वहाँ पे फेंग भी आए हुए थे, जो कि जुमिंग से कहती है अगर अच्छा भाव लगा तो फिर तुम्हारे पैसों से तुम्हें ही खरीद लूंगी। इसके बाद हम लोग वहाँ पे देखते हैं तो हुआ भी आए हुए थे ड्रैगन पैलेस की तरफ से, जो कि जुमिंग के ऊपर बोली लगाने वाले थे, और उसके साइड पे एक लड़की थी जो कि वनही के ऊपर बोली लगाने वाली थी। खैर हुआ सबसे पहले जुमिंग के ऊपर बोली लगाती है 1 लाख से, और हम लोग साइड से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्क यूनिस था या फिर कोई स्टेटस होगा। वो जुमिंग के ऊपर बोली लगाती है 5 लाख की। इस पे वो उसे कहती
कहती है कि वो पहले हमारे घर आया था तो फिर यार हम लोग बोली लगाएंगे ना, तुम ऐसे कैसे घुस सकती हो, गलत बात है ये। इसके बाद वो लोग भाई माइन वाइन बोली पे लगाने लगते हैं, ये माइन वो वाइन, और जो बोली जो है वो बढ़ते बढ़ते 20 लाख तक चली जाती है। भाई बेजुमिंग मन के अंदर सोचता है कि ये तरीका मस्त है यार, यहाँ पे आओ, खड़े हो जाओ, आराम से पैसा कमाओ, कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर बीवी साइको निकली तो BDSM करेगी तुम्हारे साथ फटाफट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसेस लू सुवे भी खड़ी होती हैं और वो आगे से एक मून स्टोन भाव पे लगाती हैं जिसकी वर्थ 30 लाख की थी, और वो जुमिंग से कहती हैं कि अगर ये चाहिए तो फिर इधर आ जाओ। वह पे जुमिंग मन के अंदर सोचता है कि ये इतना खास तो नहीं है, लेकिन ये बाइकी के लेवल को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा काम आएगा। सभी लोग जुमिंग के बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो एक नंबर का हरामी था, ये तो जेल तोड़ के अंदर घुसा था एग्जाम देने के लिए, ऊपर से अंडी मंडी लिख के आया था, प्रिंसेस लू सुवे इसे क्यों खरीदना चाहेंगी। वहीं पे हम लोग नैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश थी, और वो जिंगुआ से कहती है कि अगर जुमिंग ऐसा ही करता रहा तो फिर हम लोगों को दूसरा जेट लैम्प भी मिल जाएगा। लेकिन जब नैन की नजर जिंगुआ के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे समझ में आ जाता है शिट, सब के लगने वाले हैं। वहीं पे हम लोग हुआ को देखते हैं जो कि जुमिंग के ऊपर और ज्यादा बोली लगाना चाहती थी, और वो मन के अंदर यही सोचते हैं कि जुमिंग जू क्लैन से आता है जो कैपिटल के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है, और प्लस में वो मिया माउंटेन के मास्टर मेंग का बेटा भी है, वो लोग ऐसे कैसे उसे जाने दे सकते हैं। लेकिन इसी बीच हम लोग देखते हैं कि युनजी जाग उठती है और वो जुमिंग के ऊपर सीधा बोली लगाती है 50 लाख। इसे जुमिंग के पसीने छूटे और वो जुमिंग को घूरते हुए कहती है कि तू स्टेज के ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतर। वहीं पे हुआ के पसीने छूट जाते हैं और वो यही सोचती है कि इस औरत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये जुमिंग के ऊपर 50 लाख कैसे लगा सकती है। वहीं पे हम लोग प्रिंसेस लू सुवे को देखते हैं जो कि युनजी की तरफ देखती है। प्रिंसेस लू सुवे अपने मन के अंदर सोचती है कि इनके बीच में तो कुछ भी नहीं था, तो फिर इसने 50 लाख की बोली क्यों लगाई, और वो आगे से 55 लाख की बोली लगा देती है। युनजी आगे से 70 लाख लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो कमजोर पड़ती है और सीधा नीचे गिर जाती है। नैन उसे बता देती है चिंता न करो, उसे बस जेट लैम्प चाहिए तुम्हें बचाने के लिए। तो फिर युनजे को समझ में आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं पे नैन को चिंता थी कि युनजे के एक्शन की वजह से यहाँ पे प्रिंसेस लू सुवे को थोड़ी सी दिक्कत ना आ जाए और उनका प्लान बर्बाद ना चला जाए। कर 55 लाख की बोली लगाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो जुमिंग प्रिंसेस लू सुवे की झोली में जा गिरता है। इसके बाद अगला सीन सुहाग रात का होता है। प्रिंसेस लू सुवे जुमिंग से कहती है कि तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना, मास्क हटा। जुमिंग मन के अंदर यही सोचता है कि अब खरीदा गया हूँ तो सेक्स डॉल बनना ही पड़ेगा, और वो मास्क हटाता है तो फिर उस मास्क के ऊपर ही जेट लैम्प का दूसरा हिस्सा लगा हुआ था, जिसको पाके जुमिंग खुश हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे की शकल बता रही है कि उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। और हम इन तीनों को देखते हैं जो कि दीवार के इस किनारे बैठे हुए थे, और ये लोग यही कह रहे थे कि तुम लोग चिंता ना करो, जुमिंग के साथ कुछ भी नहीं होगा, वो एक नंबर का हरामी है। नैन आगे से कहती है कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, जुमिंग को समय लगेगा बेड से नीचे उतरने में। और वो जिंगुआ से कहती है कि हम लोगों को होटल में चल के आराम करना चाहिए, सुहाग रात के बाद जुमिंग पक्का थका हुआ होगा। तो वो फिर उन लोगों से कहता है चिंता ना करो, मुझे जुमिंग के बारे में अच्छे से पता है, वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। तो नैन आगे से कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमारा उसके साथ कुछ लेना देना है, हमें सिर्फ जेट लैम्प चाहिए, बाकी वो जाए भाड़ में। वहीं पे हम लोग जुमिंग को देखते हैं और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है लीडर वैन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये मत कहना कि आपने प्रिंसेस लू सुवे को चेंज कर दिया, नहीं मैं गोली मार लूंगा खुद को, वो भी टट्टो पे, कि ऐसा दिन मेरे बेटे को भी ना देखना पड़े। लीडर वैन जुमिंग से कहती है कि तुम्हारी मदर ने इस बारे में नहीं बताया कि मैं ही प्रिंसेस लू सुवे हूँ, और ऊपर से मियाओ माउंटेन की लीडर वैन भी। यार तुम लोगों ने नोटिस किया कि यही प्रिंसेस लू सुवे है और लीडर वैन भी? इसने कहा भी था कि मैं उस माउंटेन पे थी जब इसने नैन के बारे में बोला था। मैं मजे लेने में बिजी था, मैंने फोकस नहीं किया इसके चेहरे के ऊपर, मैं सिर्फ कमर और बोब्स के ऊपर ही फोकस कर रहा था। खैर जुमिंग को समझ में आ जाता है कि अब उसके बहुत बुरी तरीके से लगने वाले हैं, और वो लीडर वैन से पूछता है कि पहले ये बताइए कि आप एक सेक्ट के मास्टर भी और ऊपर से एक किंगडम के प्रिंसेस भी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ये क्यों छुपाया कि आप ही एक रियल प्रिंसेस हैं? लीडर वैन उससे कहती है कि तुम शॉर्ट कल्टीवेशन छोड़ के ड्रैगन टीमिंग शुरू कर सकते हो, और तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ एक प्रिंसेस बनी रहूं और अपनी शॉर्ट कल्टीवेशन के ऊपर फोकस ना करूं। यानी कि प्रिंसेस लू सुवे को कल्टीवेशन भी चाहिए थी, लेकिन प्रिंसेस रहते हुए, इसलिए इन्होंने प्रिंसेस लू सुवे का नाटक जारी रखा और पीछे से एक शॉर्ट कल्टीवेशन भी सीखती रही। जुमिंग अब सीधा मुद्दे पे आता है और वो लीडर वैन से कहता है कि मैं आपको 56 लाख नहीं 60 लाख दे दूंगा, बस इस रिश्ते को यहीं पे खत्म कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इसका टाइटल हमें नहीं चाहिए, ये खत्म कीजिए बस। लेकिन लीडर वैन तो सीरियस थी और वो जुमिंग से कहती है कि शादी बेटा खेल नहीं है, और ऊपर से 55 लाख दिए हैं, या फिर तुम्हें नैन की चिंता है या फिर उस लड़की की जिसने तुम पे बोली लगाई थी। और अब जाके जुमिंग को समझ में आता है कि इसीलिए उसकी मदर ने कहा था कि अगर शादी करके भाग भी जाओ तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन जुमिंग के लिए समस्या ये थी कि वो भागे कैसे। इसके बाद वो आगे से नौटंकी करने लगता है, ये कहते हुए कि अब तो 10 और 10 बैड ही हैं, और मैं कहाँ गरीब आदमी गलियों में भीख मांगता हूँ गुजारा करने के लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी बराबर नहीं है, आपको तो मुझसे अच्छा लड़का मिलना चाहिए, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन लीडर वैन जुमिंग की ये वाली बात को चीर देती है, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे बेहतर ही होना था औरत के तौर पे। तुम्हारे अम्मा पापा की शादी के टाइम
पे तुम्हारी माँ ही बेहतर थी। जुमिंग आगे से कहता है फक, मैं तो ये भूल ही गया था, लगता है कि मैं इनका अडॉप्टेड सन हूँ, ये मुझे पक्का ले डूबेंगे। इसके बाद जुमिंग बेचारा कोने में बैठ जाता है ये सोचते हुए कि अब उसकी इज्जत लूटी जाएगी। तो फिर वैन उसे देख के कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, ऐसे काहे कोने में बैठे हो। तो फिर जुमिंग को समझ में आ जाता है कि अब उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, और ये सच्चाई बताने के लिए वॉल को प्लैंक करने की क्या जरूरत है। खैर वो वैन से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सीरियस बात बतानी है। के बाद वो युंजी वाले सारी चीजें बता देता है कि उसे सिर्फ जेड लैम्प चाहिए था, वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था ताकि वो अपनी किसी चहेती की जान बचा सके। वैन उससे कहती है इसका मतलब ये है कि मैं उसके जितनी गुड नहीं हूँ। इसके बाद वो अपने सारे चीजों के बारे में बताने लगती है कि वो मियाओ किंगडम की प्रिंसेस है, मियाओ सॉर्ड सेक्ट की लीडर है, पावरफुल है वगैरह वगैरह। कैपिटल के अंदर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी चहेती सिर्फ उससे कुछ साल छोटी ही होंगी, लेकिन इसके बावजूद मास्टर वैन काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो जुमिंग वहाँ से तुरंत कट लेता है ये कहते हुए कि आपको अच्छी चॉइस मिल जाएगी। तो वैन उसे रोकते और उसे कहती है कहाँ जा रहे हो। तो जुमिंग साफ कह देता है कि उसके लिए मास्टर वैन के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, उन दोनों को अलग हो जाना चाहिए, उन्हें एक अच्छा पति फ्यूचर में मिल जाएगा। मास्टर वैन उसे कहती है अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए तो फिर क्या होगा। तो जुमिंग साफ कह देता है कि अपन के दिल में कोई और है। तो मास्टर वैन उसे कहती है डार्लिंग तुम पहले ही मेरे पति बन चुके हो, अब ये बात तुम झूठ ला नहीं सकते। तो जुमिंग आगे से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बाकियों की तरह हूँ। तो मास्टर वैन भी आगे से कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उस औरत की तरह हूँ जो अपने पति को किसी और को दे दे। अगर तुमने इस पैलेस के बाहर कदम रखा तो फिर वो पेंटर इस किंगडम से जिंदा नहीं निकलेगी। जुमिंग पूछता है सीरियस हो का दीदी। तो मास्टर वैन आगे से कहते हैं कि उन्होंने 10 सालों से लगातार अपनी रिसर्व के ऊपर गिव अप किया, रॉयल पावर के ऊपर गिव अप किया और कल्टीवेट करती रहे मियाओ किंगडम के अंदर, और अगर वो सब कुछ गिव अप ही करने वाली है तो फिर उनकी इतनी मेहनत का क्या पॉइंट है। जुमिंग भी आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है ये कहते हुए कि तुमने जो कुछ भी कहा सब कुछ ठीक है, बस एक चीज को छोड़ के कि मेरी आंटी जो के अलावा और कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है। जिसके बाद जुमिंग वहाँ पे ड्रैगन सॉर्ड को बाहर निकालता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मास्टर वैन को समझ में आ जाता है कि ये अटैक भारी है तो वो तुरंत पीछे खिसक लेती है, लेकिन तब तक जुमिंग आगे से वर्मिलियन फायरबर्ड से अटैक कर चुका था, जिसे एक आग का पंछी अटैक करने के लिए मास्टर वैन की तरफ आगे बढ़ता है। और मास्टर वैन जब पीछे मुड़ के देखती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि उनके साथ साथ उनकी सिटी के लोगों के ऊपर भी अटैक हुआ है, और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो तो इस अटैक को सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और जुमिंग एक नंबर का कमीना है, साला हरामी। इसके बाद भाई साहब जाते हुए डायलॉग तो ऐसे पेलते हैं जैसे कि सीधा मास्टर वैन को हरा ही दिया कि तुमने किसी ऐसे की धमकी दी जिसे मैं प्यार करता हूँ, फक ऑफ, तुम्हारा ये पैलेस, तुम्हारा ये सॉर्ड सेक्ट सब मेरे हाथों धूल बन जाएगा, फक ऑफ। मास्टर वैन उससे कहती है साले तू भाग जरूर सकता है लेकिन बच नहीं पाएगा। बहुत हुआ यार, मैं इस सीरीज को अब ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि के पार जा रहा है ये, और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि मुझे क्या हो गया, तो मैं तुम्हें बता दूं मुझे बवासीर हो गया था। तुम्हारे लिए वीडियो बनाने की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकलता। दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया तो वो मेरे मजे ले रहा है, ये कहते हुए बेटा तो तुम्हें पीरियड्स होने लगे हैं। तो मैंने भी आगे से कहती कि ये तो एवोल्यूशन हुआ, रिसर्च टीम बुला लीजिए। और तुम्हें पता ही है कि मैं कोई सीरीज तभी एक्सप्लेन करता हूँ जब मुझे मजा आ रहा हो। अब तुम लोग अपना रोना धोना कर सकते हो कि सीरीज की ड्रॉप करी, मैं चला भाई सैनिटरी पैड लेने, बाय बाय।